डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वर्ष 12th सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट हैं और आप इस बार एग्जाम में की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको शॉर्ट टाइम में इंग्लिश प्रोज का मैं आज रिवीजन दे रहा हूं। आपको इस इंग्लिश प्रोज के रिवीजन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारे चैप्टर जो इसमें 8 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर को मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोग धैर्य बना करके इसको पढ़िए और पूरी कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर कर लेंगे। किसी भी प्रकार से वो कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर लेंगे। तो आप देखिए, ये कहानी है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है प्रोज क्लास 12 दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन। इसका नाम है लास्ट लेसन, लेकिन इनफैक्ट ये पहला लेसन है। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फोंस ड्वेट है। ये अल्फोंस ड्वेट जो था 1840 में पैदा हुआ था और 1897 में इसकी डेथ हो गई थी। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था जो शॉर्ट स्टोरी राइटर था। वही शॉर्ट स्टोरी जो आपकी बुक में भी प्रिस्क्राइब्ड है। इसको जो सबसे ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क लाइक द लास्ट लेसन एंड द लेटर्स फ्रॉम माई विंडमिल। ये इसके दो जो लेसन हैं, जो दो मशहूर वर्क हैं, जो फेमस वर्क हैं, वो ये क्या है कि एक लास्ट लेसन है एंड द लेटर्स फ्रॉम माई विंडमिल which depicts the life and struggle of ordinary people, जिसमें एक ऑर्डिनरी पीपुल, एक सामान्य लोगों का बहुत बढ़िया चित्रण किया गया है। Dweck's works often explore themes of love, loss and the effects of historical events। ये जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इसकी जो ये राइटर है, ये लव लॉस अर्थात प्रेम और जो है नुकसान, और फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में इसकी कहानी को आपको मिलेगा। अगर आपको राइटर के मामले में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको मेंशन करके आप इसको लिख सकते हैं। अब जैसा आ जाइए इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी देखते हैं कि इस इंट्रोडक्शन स्टोरी में क्या है। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्वेट इज अ पॉइग्नेंट शॉर्ट स्टोरी। पॉइग्नेंट के माने होता है भावनात्मक रूप से स्पर्श करने वाली, जो आपको भावनात्मक रूप से आपको जोड़ दे। अब भावनात्मक रूप से आप जुड़ते कैसे हैं, इसको आप देखिएगा। जैसा इसमें ये एक ऐसी कहानी है जो आपको स्टोरी है सेट ड्यूरिंग द फ्रांस पर्सिया वॉर। ये जो फ्रैंको पर्सिया वॉर के बारे में ये वर्णन करती है, जो 1870 से 71 तक चला था। इट रिवॉल्व्स अराउंड द फाइनल फ्रेंच लेसन। ये क्या है? फ्रेंच लेसन अर्थात फ्रेंच भाषा का जो लेसन था वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब उसमें क्या चीज है? इन ए स्मॉल एलेक्सेंड्रिया विलेज, ये एक गांव का स्कूल है, जो स्मॉल विलेज है, वहां पर एक स्कूल है। उसी स्कूल में ये स्कूल के में जो टीचर है वो एक लेसन पढ़ा रहे हैं, और जो फ्रेंच लेसन है उस दिन का लास्ट लेसन है। तो आगे बात आएगी कि क्यों ये लास्ट लेसन है, उसी के इर्द गिर्द वो घूमती है। अभी क्या है कि रीजन वॉज अनेक्स्ड बाय जर्मन। ये क्या था? वॉज अनेक्स्ड माने विलय कर लिया गया था, जिसमें रीजन को, जो उस रीजन को अनेक्स्ड कर लिया गया। अनेक्स्ड के माने होता है विलय करना, मिला लेना। जब बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मर्ज हो जाते हैं, एक गांव दूसरे गांव में मर्ज हो जाते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अभी इधर देखिए गवर्नमेंट ने बहुत से गांव को जो है वहां के करीब की नगर पालिका में या टाउन एरिया में मर्ज कर दिया है। तो यहां पे इसी को एनेक्स्ड के माने होता है विलय करना या जोड़ देना। तो जर्मनी, द स्टोरी कैप्चर द इमोशनल स्ट्रगल ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसमें ये दिखा रहा है। स्टोरी क्या बताती क्या है? इसमें ये बता रहा है कि कैसे लैंग्वेज को जो है ना, इमोशनल स्ट्रगल फॉर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, की लैंग्वेज किस तरीके से एक आदमी के लिए केवल वो कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, बल्कि उसकी एक आइडेंटिटी भी होती है। इसको इस कहानी में बताया गया है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द थीम्स ऑफ पेट्रियोटिज्म, एजुकेशन एंड द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ ए यंग बॉय, फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। इसमें क्या कहता है? देखिए, पर्सपेक्टिव की माने होता है नजरिया, दृष्टिकोण। उसका क्या दृष्टिकोण है?
तो ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट, ये कहानी एक ऐसी है जो ऐसी थीम को बताती है जिसमें पैट्रियोटिज्म है, शिक्षा का महत्व है, और गुजरे हुए टाइम के एक सिस्टम को भी इसमें बताया गया है कि जब टाइम जैसे चला जाता है, जो वक्त चला जाता है वो कैसा होता है, और वो कभी वापस आता है और नहीं आता है, जो गया वक्त होता है वो कभी वापस नहीं आता है, और पर्सपेक्टिव ऑफ यंग, और उस बारे में इन लोगों के जो है दृष्टिकोण क्या है, वो सोचते क्या है, और वो कौन दो लोग हैं, फ्रांज एंड हिज टीचर एम हैमिल। ये एक स्टूडेंट है फ्रांज है और दूसरा हैमिल है। इन लोगों के विचार में शिक्षा क्या है, और जो पैट्रियोटिज्म क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, उनकी पर्सनल भाषा क्या है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब देखिए इस कहानी की थीम क्या है। द प्राइमरी थीम ऑफ द लास्ट लेसन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की गई है कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, और कल्चर इन शेपिंग आइडेंटिटी और किस प्रकार से लैंग्वेज जो होती है वो कल्चर को शेप देती है, आकार देती है, और उसकी एक पहचान बताती है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज इज मोर देन अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए एक बात जान लीजिए कि ये इसमें इस कहानी में सबसे बेसिक चीज जो बताई गई है वो ये बता रहा है कि एक भाषा जो होती है ना केवल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे देखिए मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पूछते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, तो यह कहा जाता है कि भाषा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन यहां पे जो एक बात बताई जा रही है कि ये केवल एक कम्युनिकेशन, देखिए एक लैंग्वेज की डिफिनेशन होती है, एक भाषा की डिफिनेशन होती है, और एक लिटरेरी डिफिनेशन होती है। किसी भी वर्ड का एक लिटरेरी अर्थ होता है और एक जो है लैंग्वेज का अर्थ होता है। तो लैंग्वेज के अर्थ में हम लोग सीधे सीधे बता देते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये यही कह रहा है कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, साधन, मीन्स माने साधन, ये केवल कम्युनिकेशन का, बातचीत का साधन नहीं है, ठीक ना, बल्कि और क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड हेरिटेज। ये सिंबल ऑफ फ्रीडम है और हेरिटेज है, ये किसी के जो है जागीर है, ये फ्रीडम है, इस तरीके की ये चीज बता रहा है इसमें। और फिर उसके बाद इट ऑल्सो एक्सप्लोर, और ये क्या करता है, ये बताता है। देखिए एक्सप्लोर के माने होता है खोज करना, और यहां पे है कि उसको बताता है, इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स, ये एक्सप्रेस करता है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को भी ये बताता है। एंड द रिग्रेट पीपुल फील, और क्या करता है, रिग्रेट पीपुल, और पछतावा बताता है। रिग्रेट, रिग्रेट के माने होता है पछतावा, पीपुल फील व्हेन दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब इसको जो है ये उसमें एक पछतावा जो होता है, जो लोग जब शिक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं तो जो उनको पछतावा होता है वो भी इसमें दिखाया गया है इस भाषा में। जैसे फ्रेंच जो है ना वो पढ़ना नहीं चाहता, वो भाषा के लिए स्कूल छोड़ना चाहता है, तो फिर जब उसका रिग्रेट करता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, आज जिस भाषा के लिए मैं भाग रहा था, जिसको पढ़ने के लिए मैं भाग रहा था, आज वही मुझसे छीनी जा रही है। तो दोस्तों भाषा जो होती है वो हमारी जो भाषा होती है या हमारी मातृभाषा जो होती है वो एक हमारी आइडेंटिटी होती है, वो हमारे कल्चर को इंट्रोड्यूस करती है। वही चीज इसमें भी बता रहा है। और जब वो उसको प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है, जब उसे वो भाषा छीन ली जाती है, तब उसको पछतावा होता है। वही चीज वो इसमें बता रहा है। आगे देखिए, थ्रू द इमोशनल फेयरवेल ऑफ मिस्टर हैमिल द स्टोरी अंडरस्कोर द पेन ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज एंड द अर्जेंसी ऑफ चेरिशिंग। ये क्या कहता है कि ये बहुत सी चीजों को बताता है कि ये इसमें और क्या क्या चीजें आती है। ये उनको ये बता देती है कि द स्टोरी अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर करती है, यानी कि अंडरस्कोर के माने होता है जो बहुत खास तरीके से दिखाना, प्रमुखता से दिखाना। ये दिखाती है कि क्या दिखाती है, द पेन ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज, वो किसी की जब जबान जब चली जाती है तो वो उसकी तकलीफ को इसमें बहुत बढ़िया ढंग से दिखाया गया है। इसके अगर हम समरी की बात करें, फ्रेंड्स आ स्कूल बॉय इन अलेस, तो वो जो फ्रेंड्स अल्सैक में एक स्कूल बॉय है, लड़का पढ़ने वाला है, इज रिलुक्टेंट, ये सॉरी यार कौन सा वर्ड है, हाँ रिलक्टेंट,
रिलक्टेंट के माने यहां पे जो ये है, रिलक्टेंट जो होता है ना, जैसे दुविधा, या देखिए दुविधा भी नहीं होता है, जैसे नहीं होता कि आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है, तो उसी को इसमें दिखाया है, रिलक्टेंट टू अटेंड स्कूल एज हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। उसको कोई चैप्टर दिया गया था कोई पढ़ने के लिए, पार्टिसिपल नाम का पार्टिसिपल होता है, जैसे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश में है, उसी तरीके से पार्टिसिपल के लिए उसको एक होमवर्क दिया गया था और उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था, तो इस वजह से उसको जो थी वो रिलक्टेंट जो है कि वो इच्छा नहीं कर रहा था, अर्थात उसकी इच्छा नहीं थी कि वो स्कूल जाए क्योंकि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था। ऑन अराइविंग, लेकिन फिर भी वो स्कूल पहुंच जाता है, और होता क्या, ऑन अराइविंग ही नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस इन द क्लासरूम एंड अ सॉम्बर एटमॉस्फियर। वो जब वो स्कूल पहुंचता है ना, तो वो देखता क्या है कि जैसे अनयूजुअल साइलेंस, जैसे अनयूजुअल जो होती नहीं है, प्राय नहीं होती है, ऐसी साइलेंस थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज खो गई है। तो इस तरीके की जो साइलेंस थी, और क्लासरूम में और पूरे एटमॉस्फेयर में, एंड अ सॉम्बर एटमॉस्फेयर, सॉम्बर के माने भी यहां पर होता है, एक बहुत उदास माहौल था। जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का माहौल बहुत उदास था, सिंपल सी ये बात है। वर्ड्स को ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही वर्ड्स जो होते हैं वो सही एक्सप्रेशन देते हैं जो वहां का ये है। तो इसमें जो रिलक्टेंट है, ये जो इच्छा है, और सॉम्बर है, उदास है, इसमें जो वर्ड्स आए हैं इसको ज्यादा सा ध्यान दीजिएगा। आपको सारे पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के साथ दे दूंगा। तो उसमें होता क्या है, टू हिज सरप्राइज, अब इस पर वो उस आश्चर्यचकित है। मिस्टर हैमिल द फ्रेंच टीचर is dressed in his Sunday best and announces that this will be their last French lesson। अब वो जो फ्रेंच लेसन के जो टीचर थे वो आते हैं और वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अरे यार स्टूडेंट देखो, आज ये जो फ्रेंच भाषा है, आज इस फ्रेंच भाषा का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। इट मीन्स आज के बाद ये भाषा आपकी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बताता है कि आज के बाद ये भाषा आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। ये एक बात बहुत आराम से बच्चों को बताता है, और जैसे ही वो ये बात बताता है तब जो है फ्रेंड्स को भी ये बात समझ में आ जाती है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉम्बर, इस उदासी का कारण क्या है, सॉम्बरनेस का कारण क्या है। He explains that an order from Berlin has made German द ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो बताता है कि देखिए एक ऑर्डर आ गया है जिस बर्लिन से कि अब जर्मन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, अर्थात यहाँ की जो सरकारी भाषा होगी वो जर्मन होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अल्सैक एंड लोरेन, लोरेन की और यहाँ की जो भाषा है अब वो जर्मन होगी। एंड फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स, और फ्रेंच अब आगे नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये एक चीज आई थी। अब देखिए दिस रिवलेशन, ये क्या करता है, दिस रिवलेशन, ये रिवलेशन देखिए रिवॉल्यूशन नहीं है, ये रिवलेशन है। नहीं तो आप लोग ये समझिए कि रिवॉल्यूशन है जिसके माने क्रांति के होता है, ये रिवलेशन है। ये यहाँ पे ये रहस्य उद्घाटन है, ये रहस्य बताया जाता है। दिस रिवलेशन शॉक्स फ्रेंड्स को ये शॉक्ड कर देता है, अचंभित कर देता है। हु बिगिंस टू रिग्रेट हिज लैक ऑफ डेडिकेशन टू हिज स्टडी, अब वो अपने अध्ययन, जो पढ़ाई में वो जो है थोड़ा सा उसके अंदर जो लैक थी, कमी थी, समर्पण की जो कमी थी। देखिए शिक्षा जो है ना वो आत्मसमर्पण कर देना चाहिए शिक्षा के प्रति। अगर आप शिक्षा के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक ना। तो आज भी है बहुत से लोग हैं वो गाइड से और फलां से ढिकां से ऐसे ऐसे वैसे पढ़ करके अपने ऊपर जो है ना डिग्री लाद लेते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर घूमते रहिएगा तो आप घूमते रह जाते हैं कि कोई आपको कोई एक चैप्टर, कोई एक टॉपिक समझा दे, आपको कोई एक टॉपिक समझा नहीं पाता है, और अगर बहुत ही होता है तो आपको बस वैसे ही बता देता है हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे लिख देना। तो वो जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा डेडिकेशन की कमी थी, अर्थात समर्पण की कमी थी,
तो निष्ठा की, ईमानदारी की कमी थी शिक्षा के प्रति, तो उस पर आज वो क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है। इसी तरह अगर आपके अंदर नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आप भी कल पछताएंगे, ये श्योर है। जैसे आज ये लड़का पछता रहा, वैसे कल आप पछताएंगे, इसके स्थान पे आप होंगे। इसलिए शिक्षा के प्रति समर्पित हो जाइए। तो मिस्टर हेमेल डिलीवर्स अ हार्ट फेल्ट लेसन, और एक बहुत ही जो है ना गंभीर, हार्ट फेल्ट, दिल पर असर करने वाला एक जो है लेसन देते हैं, इम्फेसाइजिंग द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के महत्व और उसकी सुंदरता पर एक लेक्चर देते हैं। द विलेजर्स हु हैव कम टू शो सॉलिडेरिटी, जो वो लोग आए हैं, सॉलिडेरिटी के माने यहां पर है एकजुटता, सॉलिडेरिटी के माने यहां पे एकजुटता है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, या जो लोग भाषा के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अपनी भाषा के प्रति, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं और लिसन विद हेवी हार्ट, सभी लोग भरे दिल से सुनते हैं, है ना। भरा दिल आप लोग समझ रहे हैं, ये हमारी तरफ बोला जाता है। एज अ लेसन एंड्स, जब लेसन समाप्त होता है, हेमेल राइट्स वाइव ला फ्रांस उस पर लिख देते हैं ऑन द ब्लैकबोर्ड पर, एंड डिसमिस द क्लास विद अ साइलेंट जेस्चर, और बहुत खामोशी से क्लास को समाप्त कर देते हैं। लो भाई, आज ये भाषा खत्म हो गई है, आज के बाद अब हमें इस भाषा को नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब हमारी जो भाषा होगी वो जर्मन होगी, फ्रेंच भाषा आज से खत्म हो जाएगी। और भरे मन से वो चले जाते हैं, और क्या कहता है, साइलेंट जेस्चर मार्किंग द एंड ऑफ एन एरा, और वो इस प्रकार से जाते हैं जैसे लगता है कि एक जमाना खत्म हो रहा है, एक भाषा खत्म नहीं हो रही है, बल्कि एक जमाना खत्म हो रहा है, एक सिस्टम खत्म हो रहा है। तो ये आपका जो है थी कहानी, और इसमें जो है आपने बहुत सी चीजों को देखा था, समरी भी मैंने आपको बता दिया और थीम बता दिया। दूसरा चैप्टर आता है, चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग, ठीक ना। ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द अनीस जंग। अनीस जंग इज एन इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट नोन फॉर हर वर्क्स ऑन सोशल इश्यूज एंड पर्सनल स्टोरीज। देखिए, अनीस जंग जो है ये एक महिला राइटर है, और ये जो है अब ये भी हमारी इंडियन राइटर है, और जो है उसका जो वर्क है सोशल इश्यूज, सामाजिक मामले पर वो ज्यादा लिखती है, पर्सनल स्टोरीज और व्यक्तिगत कहानियों पर वो ज्यादा बात करती है। शी हैज रिटन बुक्स लाइक अनवेलिंग इंडिया एंड लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो देखिए, अनवेलिंग इंडिया और लॉस्ट स्प्रिंग विच एड्रेस द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये क्या करते हैं कि ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बारे में बात करती है। यहां पे देख लीजिए, मार्जिनलाइज के माने होता है जो उपेक्षित लोगों के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटीज, स्पेशली चिल्ड्रेन इन इंडिया। हर राइटिंग इज डीपली कंपैशनेट एंड थॉट प्रोवोकिंग। ये क्या होता है ना, ये कंपैशनेट है, सहानुभूतिशील है, ये कंपैशनेट है, सहानुभूति, दयालुता दिखाती है। इस कहानी में हमको एक दयालुता मिलेगी, और किसके प्रति, वो जो बच्चे हाशिए पर हैं या उपेक्षित बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड जो चिल्ड्रन हैं, उनके प्रति एक सहानुभूति दिखाती है, इस कहानी में भी हमको मिलेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक कहानी है स्टोलन चाइल्डहुड, जिनका बचपना चुरा लिया गया है, अर्थात जिसका बचपना छीन लिया गया है ना, जिसका बचपना छीन लिया गया है। बाय अनीस जंग is a moving narrative that explore the harsh realities faced by underprivileged children in India. Underprivileged children in India, ये एक ऐसी कहानी है जो है ना गरीब वर्ग है। अंडर प्रिविलेज के माने होता है गरीब, और ये उस जो है लोगों की कहानी को नारेट करती है, बताती है, एक्सप्लोर करती है, शो करती है द हार्श रियलिटीज। एक बहुत ही जो है ना हार्श रियलिटी, एक ऐसी कटु सत्य। देखिए, हार्श के माने कटु के यहां पर है, और रियलिटीज माने सत्यता। एक ऐसी कटु सत्यता को शो करता है जिसको कोई दिखाना नहीं चाहता है, जिसको कोई बताना नहीं चाहता है, वो उस सच्चाई को इस कहानी में शो कर रही है। ये कहानी का इंट्रोडक्शन है। कहता क्या कि हार्श रियलिटीज बाय द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया, जो है ना वंचित बच्चे हैं। अंडर प्रिविलेज गरीब होता है, लेकिन यहां पे वंचित है, वंचित बच्चों की कहानी है। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहानी को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसमें दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर एक
हिस्सा जो है एक लड़का है जो साहेब है, फोकसिंग ऑन ए साहेब, अ रैग पिकर, रैग पिकर माने होता है जो कचरा बुनते हैं, रैग पिकर है इन दिल्ली, एंड द मुकेश ए चाइल्ड लेबरर इन ए बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। और एक मुकेश नाम का लड़का है जो, हाँ मुकेश नाम का एक लड़का है जो फिरोजाबाद में बैंगल के कारखाने में, चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करता है। ये दो लोगों की कहानी में दो पार्ट है, दो पार्ट में दो बच्चों की कहानी बताई गई है। थ्रू देयर स्टोरीज, उन बच्चों की कहानी की सुनो, द ऑथर हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ चिल्ड्रन। उन्हीं के द्वारा, उन बच्चों के द्वारा वो क्या करती है, राइटर जो है क्या करती है कि उन दो बच्चों के द्वारा उनको जो है बच्चों की जिंदगी को हाईलाइट करती है। हाईलाइट द स्ट्रगल, संघर्ष ऑफ चिल्ड्रेन कॉट इन पॉवर्टी, उन बच्चों की के संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत करती है जो गरीबी में जकड़े हुए हैं, जिनके ऊपर गरीबी हर तरफ से छाई हुई है, उसकी बात करते हैं। इन पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, और बच्चों की मजदूरी, बच्चा मजदूरी के पर जो लिपटी हुई है। डिप्राइविंग देम ऑफ एजुकेशन, जो उन्हें क्या कर देती है, वंचित कर देती है। डिप्राइव के माने भी वंचित कर देती है, कि उन्हें वंचित करती है। और एजुकेशन, ड्रीम्स एंड केयर फ्री चाइल्डहुड। देखिए बच्चों का जीवन जो होता है ना, वो बहुत केयर फ्री होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है क्या है। लेकिन आज देखिए, आज हम लोग टीवी और सीरियल्स देख करके बच्चों के अंदर भी बहुत सी चीजें आ गई हैं कि वो उनके अंदर समझ आ गई है कि परेशानी क्या है और कौन कितना परेशान होता है, सब लोग उसको समझते हैं। तो उसको ये कह रहा है यहां पर कि वो जो उन बच्चों को जो दुर्दशा में है या संकट में है, जो परेशान है, उन बच्चों के बारे में वो बात कर रहा है। देम ऑफ एजुकेशन, ड्रीम्स एंड केयर फ्री चाइल्डहुड। आगे देखिए इसकी थीम क्या है। इस कहानी की थीम है, द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग इज द प्लिथ ऑफ चिल्ड्रेन। कहता कि इसमें जो है ना, ये प्लिथ, दुर्दशा, संकट, परेशानी ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें जो है ना, ये लास्ट, ये जो इसकी जो सेंट्रल थीम है ना, जो मेन थीम है ना, ये बच्चों की दुर्दशा को दिखाता है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी कैसी दुर्दशा है, वो किस तरीके से काम करते हैं। चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर इनोसेंस एंड चाइल्डहुड टू द बर्डन्स ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। वो क्या करते हैं कि वो जो बच्चे हैं, वो क्या चीज है, इनोसेंस एंड चाइल्डहुड टू बर्डन्स ऑफ पॉवर्टी, उनकी जो बच्चे जो निर्दोष होते हैं, उनकी जो निर्दोषता है और बहुत सी जो चीजें हैं उनकी जो पॉवर्टी के अंदर, वो जो है ना, वो दबे कुचले हैं, एक्सप्लॉइट किए गए हैं, उनका जो शोषण किया गया है। तो इसमें ये बात बताई गई है, द स्टोरी एम्फसाइज द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और जो कहानी दूसरी चीज इसमें बताती है कि वो जो है ना, ये कि जो है जोर डालती है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक इनइक्वालिटी, असमानता। समाज में सामाजिक असमानता है और आर्थिक असमानता भी है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उसके ऊपर भी ये जो है दृष्टि, अपना दृष्टिपात करती है इन सोसाइटी, समाज में। एंड द जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट ट्रैप्स फैमिलीज। और एक सोसाइटी एंड द जनरेशनल, जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब कि एक जो है जनरेशन है, फिर दूसरी जनरेशन भी उसी में फंसी हुई है। एक जनरेशन काम करती है, मेहनत करती है, पॉवर्टी, गरीबी में डूबी हुई है, फिर दूसरी जनरेशन भी उसी में चली है, ऐसी जनरेशन दर जनरेशन उसमें डूबी हुई है। और पॉवर्टी दैट ट्रैप्स फैमिलीज, जिसने परिवार को फंसा रखा है। ट्रैप के माने होता है पिंजरा, और पिंजरे में उसने फंसा रखा है। बहुत जगह ये वर्ड आएगा। इट ऑल्सो कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और ये वर्णन करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा के महत्व के पर भी ये बात करती है। एज अ टूल फॉर लिबरेशन एंड क्वेश्चन सोसाइटल नॉर्म्स दैट नॉर्मलाइज द चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। और ये क्या कहती है, एक बात ये भी बताती है कि एजुकेशन एज अ टूल फॉर लिबरेशन, ये जो टूल जो है ना, लिबरेशन के माने मुक्ति, वो ये बताती है कि किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके हम इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, अर्थात गरीबी से और जो एक्सप्लॉयटेशन से हम किस तरीके से मुक्ति पा सकते हैं, वो इसमें बताती है।
ये सारी चीजें इसमें आती है। जैसा इसकी समरी देख लेते हैं हम लोग। इन द फर्स्ट ऑफ द स्टोरी द ऑथर इंट्रोड्यूस साहेब। पहली इसमें वो जो क्या करता है, वो साहेब के बारे में बताता है। अ बॉय हुज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका टू दिल्ली। एक ऐसी फैमिली है जो ढाका से माइग्रेट करके दिल्ली में आई हुई है। इन अ सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, बेटर लाइफ, अच्छा जीवन की तलाश में वो लोग वहां से आए हैं। साहेब वर्क एज अ रैक पिकर। साहेब जो है वो क्या करता है, रैक पिकर की तरह वो काम करता है। इन सीमापुरी, दिल्ली का एक एक जगह है सीमापुरी, वहीं पे रहता है और रैक पिकर का काम करता है। लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रगल, जो संघर्ष करता है और गरीबी का जीवन जी रहा है, संघर्षशील उसका जीवन है। डिस्पाइट हिज ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के इच्छा के बावजूद भी, एंड लिविंग अ बेटर लाइफ, हिज सर्कमस्टेंसेस फोर्सेस हिम इनटू लेबर। और ये उसकी इच्छा है कि मैं स्कूल जाऊं, मैं पढ़ूं लिखूं, लेकिन फिर भी उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके हालात ऐसे होते हैं कि उसको फोर्स करते हैं कि नहीं, तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ने के सोर्सेज नहीं है, शिक्षा के सोर्सेज नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम जाकर के काम करो। और वो काम पे चला जाता है। इवेंचुअली ही स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल। और फिर वो करता क्या है कि वो एक टी स्टॉल में काम करने लगता है। वो टी स्टॉल में वो काम करने लगता है। ए टी स्टॉल, लूजिंग द स्मॉल सेंस ऑफ फ्रीडम ही हैड एज ए रैक पिकर। और फिर उसके बाद जो है वो सारा जो है सेंस ऑफ फ्रीडम, उसके अंदर से फ्रीडम के सारे सेंस समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्या करता है, वो एक रैक पिकर बन जाता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी फोकस ऑन मुकेश। दूसरी जो कहानी है वो मुकेश के जीवन पर फोकस करती है। अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, जो एक लड़का है फिरोजाबाद का रहने वाला है। वेयर फैमिलीज आर टैप्ड इन अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। देखिए वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है बैंगल, चूड़ी बनाना। वो चूड़ी बनाने में वो जो परिवार के लोग जो होते हैं उसी में वो चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, तो उसी तरीके से वो भी चला जाता है। वेयर फैमिलीज आर टैप्ड इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, जो चूड़ी बनाने के कारखाने में वो काम करते हैं। मुकेश फैमिलीज वर्क इन अ हजार्डस। हजार्डस के माने यहां पर होता है बहुत ही खतरनाक काम, मतलब कि अब वो जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं जहां है उसमें अक्सर जो बहुत गर्मी होती होगी या जो है जो चीजें, बहुत सी चीजें वहां पे हैं, भाई काम करेंगे, मेहनत वाला ये काम है तो जोखिम भरा रहता है। तो ये जो है हजार्डस के माने होता है जोखिम भरा, उनका काम जो होता है जोखिम भरा होता है, कंडीशन वाला होता है। अर्निंग बेयरली इनफ टू सर्वाइव, और उसमें वो पैसा कितना पाते हैं, बहुत कम वो पैसे पाते हैं जिससे वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, अर्थात वो उनका जीवन बड़ी मुश्किल से कटता है। डिस्पाइट द अप्रेसिव एनवायरमेंट, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। जो है ऑपरेसिव है ना, दमनकारी अत्याचारी ये है इन्वायरमेंट में भी। क्या कहता है, डिस्पाइट के बावजूद इन्वायरमेंट में मुकेश को जो है इस दमनकारी एटमॉस्फेयर में भी होने के बावजूद भी मुकेश की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए। रिफ्लेक्टिंग हिज डिटर्मिनेशन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज फैमिलीज प्रेडिस्टाइन्ड ऑक्यूपेशन। देखिए प्रीडिस्टाइन्ड के माने होता है जो प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट से वर्ड बना हुआ है, इसी प्रिडिक्ट से ये वर्ड बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कि पहले से थोपा हुआ या पहले से कहा हुआ या पहले से बोला हुआ। प्रिडिक्ट के माने होता है पहले वर्णन करना, ये प्रीडिस्टाइन्ड के माने होता है पहले से भाग में लिखा हुआ। डेस्टिनी जो होती है ये है, और प्री माने पहले, तो ये वर्ड दूसरा है, यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्री डेस्टिनेशन से ये बना हुआ है कि जिसके माने होता है पहले से भाग में उनके ऊपर थोपा गया है ऑक्यूपेशन, उसके होने के बावजूद भी वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसी के साथ हम अगली कहानी पे चलते हैं, डीप वाटर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहानी है डीप वाटर, और इसमें क्या है ये आज सबसे पहले आप देख लीजिए, विलियम डगलस के द्वारा ये लिखी गई है। ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द विलियम डगलस, ये जो विलियम डगलस जो है 1857 से 1980 तक ये था। और ये जो है
ये कहता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंड एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन अमेरिका। ये अमेरिका का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, क्योंकि जब वो जज था तो प्रभावशाली रहेगा ही। तो ये इसके बारे में ये जो बात आई हुई है अमेरिकन लीगल हिस्ट्री, वो अमेरिकन लीगल हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उसका जो है ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मेन एंड माउंटेन इंक्लूड्स द एस्से डीप वाटर। उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है ना, तो उसी ऑटोबायोग्राफी में उसने द एस्से, ये जो एस्से लिखा है डीप वाटर, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर एंड हिज जर्नी टू ओवरकम इट। कहता है कि जो उसने जो डीप वाटर जो ये कहानी लिखी हुई है वो अपना उसका एक एस्से की बुक है, उसी में से इसको लिया गया है। और इसमें वो बताता है कि किस प्रकार से वो बचपन में पानी से डरता था और फिर उसके बाद उस भय पे उसने ओवरकम अर्थात विजय प्राप्त की। इंट्रोडक्शन, स्टोरी का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। डीप वाटर बाय विलियम डगलस इज एन इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। ये जो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट अर्थात लेखा जोखा है, क्या है, अकाउंट है फ्रॉम हिज बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन। उसकी मेन ऑन माउंटेन से ये लिया गया एक ऑटोबायोग्राफिकल लेखा जोखा है। द स्टोरी नारेट्स हाउ द ऑथर ओवरकम हिज डीप फियर ऑफ वाटर। जो इसमें वो नारेट करता है कि उसको जो भय था, पानी के प्रति जो भय था, जो डीप वाटर के प्रति उसको भय था, वो उस पर कैसे विजय प्राप्त करता है। दैट डेवलप्ड इन चाइल्डहुड, और वो भय कब पैदा हुआ था, बचपने में पैदा हुआ था। ड्यू टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ड्यू टू ट्रॉमेटिक, ये क्या क्या कह रहा है कि ट्रॉमेटिक जो है, ट्रॉमेटिक माने जो होता है तकलीफ देने वाला, एक ट्रॉमेटिक जो है एक्सपीरियंस उसको मिला था, पीड़ा देने वाला एक्सपीरियंस था। और कैसे होता है, इट इज अ टेल ऑफ करेज, और उसको तो भय जो है एक पीड़ादायक, आघातकारी या दुख देने वाला एक भय मिल ही गया था, है ना। देखिए सबसे पहले जो है ट्रॉमेटिक के माने जो मेन इसकी हिंदी में बताऊं आपको, आघातकारी, जो उसको आघात किया था, जो उसके दिमाग पर जाके असर डाल दिया था, इसी को है। और फिर उसके बाद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, इट इज अ टेल ऑफ करेज। और फिर उसके बाद ये जो कहानी है वो साहस की है, डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्पना की है ना, दृढ़ संकल्प की है, निश्चय की है, एंड परसिस्टेंस, और किस तरीके से वो लगातार, परसिस्टेंस के माने होता है कोशिश करना, लगातार कोशिश करना, वो किस तरीके से लगा। इसमें तीन चीजें हैं, करेज, डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस, ये तीन चीजें हैं। एक तो है उसके ऊपर आघात हुआ था, दूसरा था उसे संकल्प कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था, डिटर्मिनेशन बना है, एंड परसिस्टेंस, और किस तरीके से वो दृढ़ता के साथ अपने काम में लग जाता है, ये तीन चीजें होती है। और डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ वन कैन कॉन्कर फियर, जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है, जो शो करती है, दिखाती है कि हाउ वन कैन कॉन्कर फियर थ्रू शीर विल पावर। अगर उसकी दृढ़ इच्छा है, विल पावर है, संकल्प है, विल पावर है, एंड एफर्ट है, कोशिश है, तो वो किस तरीके से हर प्रकार के भय पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी थीम जैसा देख लीजिए। द सेंट्रल थीम ऑफ द डीप वाटर इज द ट्रियम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ये क्या है, ट्रियम्फ है, सफलता है, ट्रियम्फ माने विजय या सफलता। किस पर है, ट्रियम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, मानवीय स्पिरिट पर ये एक विजय है, ओवर फियर, भय पर। जो देखिए स्पिरिट के माने होता है कि जो उसकी ये जो अंदर की स्पिरिट होती है, वो उसके अंदर फियर बैठा हुआ है, तो वो इसमें दिखाता है कि वो किस प्रकार से विजय प्राप्त कर लेता है अपने भय पर, है ना, कब किस तरीके से। और क्या कहता है, फियर, इट एम्फसाइज दैट फियर्स एंड फोबियास नो मैटर हाउ इंटेंस कैन बी ओवरकम। कहता है कि जो ट्रियम्फ, जो भय है, फोबिया है, वो चाहे कितना ही गहरा हो, कितना ही भारी भरकम हो, उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, भय पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे विजय प्राप्त करेंगे वो इसमें बताता है कि कैसे, विथ प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन। हम किस तरीके से उस पे प्रिजर्वेंस, तो इच्छा से, और डिटर्मिनेशन, इरादे से हम उसको किस तरीके से हम उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रिजर्वेंस के माने होता है धैर्य, सब्र। हम किस तरीके से भय से और डिटर्मिनेशन से, इरादे से उसको प्राप्त कर सकते हैं। द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर्स
द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस एंड सेल्फ बिलीफ इन अचीविंग वंस गोल। और ये जो कहानी एक चीज और है, कहानी वर्णन करती है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस। देखिए एक चीज इसमें और ये बता रहा है कि किस तरीके से अगर आपको कोई प्रोफेशनल आदमी, प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे ये मत सोचिएगा, प्रोफेशनल के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल का अर्थ ये है कि अपने काम में जो माहिर हो उसको बता रहा है कैसे एक ट्रेंड आदमी आपको आपकी भय से वापस निकाल सकता है ना। जैसे देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, तो जिस चीज की प्रॉब्लम होती है उस चीज से आप देखते हैं कि उस टाइप के लोगों से मिलते हैं कि भाई देखिए मेरी ये प्रॉब्लम है, तो लोग कहते हैं नहीं भाई आप इस टाइप के लोग से मिलिए, फला आदमी से मिलिए। अगर कोई बीमारी है तो आप कहेंगे आप इस डॉक्टर से मिलिए। ये नहीं कि सभी डॉक्टर हर चीज का इलाज करते। तो वो यहाँ प्रोफेशनल के माने यहाँ पे ये है कि जो है किस तरीके से प्रोफेशनल गाइडेंस एंड सेल्फ बिलीफ इन अचीविंग वंस गोल, किस प्रकार से जो है जो प्रोफेशनल गाइडेंस होती है और जो है सेल्फ बिलीफ, आपका स्वयं का विश्वास होना चाहिए। हर चीज में अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए कि आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, मैं ये वो कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। इस चीज तरीके से वो ये होता है सेल्फ बिलीफ इन अचीविंग वंस गोल। आप कोई भी लक्ष्य बनाइए और उसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा कर लीजिए। डॉगलस कन्वेज दैट फियर कैन पैरालाइज एन इंडिविजुअल्स। कहता है ना कि ये जो फियर होती है ना वो आदमी को पैरालाइज कर देती है, वो कहीं का नहीं छोड़ती है। भय जो होता है ना वो आदमी को पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज के माने होता है जो है देखिए पैरालाइज तो एक ये होता है जो आदमी को पक्षाघात हो जाता है, जो बिल्कुल चल फिर नहीं पाता, उसके लिए कहते हैं। यहाँ पे जो है अचल कर देना, जो हिंदी है बहुत सी चीजों की हिंदी जो होती है ना यार मैं भी भूल जाता हूँ बहुत, तो अचल कर देती है, अर्थात उसको चलने फिरने में, उसको कोई काम करने में बिल्कुल रोक, पूरी तरीके से बाधा उत्पन्न कर देती है। तो ये चीज है कि वो कहता है कि किस तरीके से वो रोक देती है उसको, पैरालाइज एन इंडिविजुअल बट फेसिंग इट हेड ऑन लीड्स टू ग्रोथ एंड फ्रीडम। लेकिन अगर आप इसको लगातार इस पे जो है इससे टकरा जाते हैं, आप इसके सामने डट के खड़े हो जाते हैं। देखिए हेड ऑन इसमें वर्ड यूज हुआ है, इसमें हेड ऑन वर्ड यूज हुआ है ये। तो अगर आप हेड ऑन को देखेंगे, ये हेड ऑन वर्ड यूज हुआ है इसमें, तो इसको देखेंगे हेड ऑन के माने होता है सामने से टकरा जाना, सामने से टकरा जाना, उससे लड़ जाना, उससे भिड़ जाना। अगर आप उस भय से भिड़ जाते हैं ना तो आपको क्या होगा कि आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज एक आ गई। आगे देखिए इस कहानी की समरी देख लीजिए, बड़ी शानदार समरी मैंने यहां क्रिएट किया है। एज ए चाइल्ड विलियम डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर। सबसे पहले मैं बताया हूं कि शुरू शुरू में उसके अंदर जो है ना पानी के प्रति भय पैदा हो जाता है। और क्या होता है आफ्टर टू ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, एक दो जो है ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से उसके अंदर भय पैदा हो जाता है। और वो ट्रॉमेटिक जो है ये क्या होता है कि वही अभी आया था इससे पहले आघातकारी जो है आघात पहुंचाने वाला, उसके साथ दो घटनाएं घटित होती हैं। और वो कौन सी दो घटनाएं घटित होती हैं जो उसको जब मानसिक रूप से परेशान कर देती हैं। तो वो क्या होती है, नंबर इंसिडेंट्स घटनाएं होती हैं। द फर्स्ट अकर्ड व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। पहली जो घटना घटती है जब वो 2 या 3 साल का था, 3 या 4, 3 या 4 साल का था। When a strong wave knocked him over at a beach, जब जो है knocked over उसे पटक देती है या ढकेल देती है, धक्का दे देती है बीच पर। सबसे पहला उसको भय होता है जब वो 4 या 5 साल का होता है, तो क्या यार 3 या 4, 3 या 4 साल का होता है। तो वो जो है उसके अंदर ये होती है कि वो एक बार बीच के किनारे था और एक लहर आती है और उसको आकर के धक्का दे देती है, वो गिर जाता है। तो उसको पानी के प्रति भय पैदा हो जाता है। दूसरी है नॉक्ड हिम ओवर द बीच लीविंग हिम टेरिफाइड, और वो उसे भयभीत कर देती है। द सेकेंड मोर सेवर इंसिडेंट, और दूसरा वाला जो होता है ना वो और ज्यादा खतरनाक होता है ना। सेवर के माने कठोर, कठिन, गंभीर, और ज्यादा गंभीर होता है। क्या होता है
सेकेंड, मोर सेवर इंसिडेंट, और दूसरी वाली जो घटना होती है और ज्यादा गंभीर होती है, हैपेंड एट अ स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल में घटित होती है, वेयर एन ओल्डर बॉय, जो उससे बड़ा लड़का था, पुश्ड हिम इनटू डीप एंड। देखिए यहां एंड के माने गहरे वाले की तरफ, वो उसे गहरे वाले की तरफ ढकेल देता है ना, उसे गहरे वाले की तरफ ढकेल देता है, तो गहरे पानी में उसे ढकेल देता है। ये और ज्यादा ये होती है, अगर आपको एट रैंडम कोई गहरे पानी में धक्का दे दे, गहरे पानी में आप अगर चले जाते हैं तो क्या होता है कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, अगर आप तैरना नहीं जानते हैं, तो ये आपको ज्यादा परेशान कर देता है। तो ये दूसरी घटना जो होती है और ज्यादा खतरनाक होती है। अनेबल टू स्विम, और वो तैरना नहीं जानता था। डॉगलास पैनिक्ड एंड नियरली ड्रॉन, और वो जो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, और वो जो क्या था, घबरा गया था। पैनिक के माने हो जाता है घबरा जाना, वो बिल्कुल घबरा गया था और वो बिल्कुल डूबने के करीब था। तो वो डूबने वाला था कि पैनिक एंड नियरली ड्राउन्ड, दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट हिम विद अ लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ वाटर। और इन दो बातों ने उसको जीवन भर के लिए भय में ढकेल दिया था। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन भर इस भय से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन देखिए मुक्त होता है, और किस तरह से मुक्त होता है वही चीज इसमें है। अब देखिए डिटरमाइन टू ओवरकम हिज फियर, अब फिर उसके बाद वो इरादा करता है, नहीं यार, पानी से तो मुझे भय हो गया है, लेकिन मुझे इस पे विजय प्राप्त करनी है। और वो क्या करता है, डिटरमाइन, इरादा करता है टू ओवरकम हिज फियर, और अपने भय पर विजय प्राप्त करने का इरादा करता है। डॉगलस सॉट प्रोफेशनल हेल्प, और वो क्या करता है, वो तलाश करता है, क्या तलाश करता है, एक प्रोफेशनल हेल्प तलाश करता है। एंड बिगेन स्विमिंग लेसन्स, और शुरू कर देता है स्विमिंग लेसन, वो लेने लगता है। फिर उसके बाद क्या करता है, लेसन लेने लगता है। हिज इंस्ट्रक्टर, उसका गाइड जो होता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है, ग्रेजुअली टॉट हिम वेरियस, और उसे पढ़ाता है, क्या बताता है, वेरियस टेक्निक, उसे कई टेक्निक बताता है। जैसे स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग एंड पैडलिंग, वो जो ब्रीदिंग और पैडलिंग की उसको तरीका बताता है कि किस तरीके से वो उसमें जो है ना, देखिए पैडलिंग के माने होता है हाथ पैर चलाना, इसके एक बेसिक मीनिंग होता है चप्पू चलाना, कि किस तरीके से इसमें हाथ, यहां पे मैं बता रहा हूं कि हाथ पैर चलाना, इसलिए कि आप चप्पू लेके थोड़ी जाएंगे तैरने, है ना, चप्पू तो जहाज में होता है, नाव में होता है। तो वो जो है इसके माने होता है, पैडलिंग के माने हाथ पांव चलाना। वो उसको बताता है कि किस तरीके से आपको हाथ पांव चलाना है, और किस तरीके से पानी में सांस रोक के चलना है, कहां सांस किस तरीके से चलाना है। वो ओवर टाइम, वक्त गुजरता है, डॉगलस रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस एंड लर्न टू एंजॉय स्विमिंग, वो अपनी जो है भय पर विजय प्राप्त कर लेता है और स्विमिंग को तैर लेता है। टू फुली कॉन्कर हिज फियर, और पूरी तरीके से अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। ही टेस्टेड हिमसेल्फ इन डिफरेंट वाटर बॉडीज, प्रूविंग टू हिमसेल्फ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो डिफरेंट पानी में, अर्थात डिफरेंट पानी का मतलब यहाँ पे ये है, डिफरेंट वाटर का मतलब ये है कि पानी का बहाव जो होता है ना, वो पानी के बहाव को ही बताता है कि डिफरेंट तरीके के बहाव में वो जाता है, गहरे पानी में जाता है, और जो सैलो पानी में जाता है, और हर जगह वो तैरने के बारे में सोचता है कि मैं किस तरीके से तैरूंगा। वो अपना टेस्ट करता है और अंततोगत्वा उससे अपनी पानी से जो डर होती है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगला लेसन फोर्थ है, द रैट ट्रैप, बहुत शानदार ये भी कहानी। देखिए आपकी जो बुक में जो जितनी कहानियां दी गई हैं बड़ी शानदार दी गई हैं। ये कहानी जब मैं पढ़ता हूँ, ये सब हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ में नहीं थी, हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ में दूसरी दूसरी कहानियां थी, और काफी ज्यादा कहानियां थी। हम लोगों की प्रोज में 21 कहानियां थी, 22 कहानियां थी। फिर उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में भी 8-10 कहानियां थी। उसी तरीके से 8-10 पोएम्स दी। यहां कुल मिला जुला करके आपको संभवतः 20 नहीं, क्योंकि 8 प्रोज में है और जो है 7 या 6 पोएट्रीज हैं, और उसी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज हैं। आपको बहुत कम पढ़ना है हम लोगों की अपेक्षा।
तो सबसे पहले रेड ट्रैप देख लीजिए। हम लोगों ने भी बहुत सी कहानियां पढ़ी थी, हम लोग इस जमाने में बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियां थी। अभी जो नई नई न्यू बुक्स आई हुई हैं और आपके जो ये बदले हुए हैं, सिलेबस चेंज हुए हैं, और ये आपका सीबीएसई वाला जो सिलेबस है इसमें नई कहानी आई है। देखिए सलमा लॉवरेलॉफ का ये जो की ये कहानी है, और इसको देखिएगा, इसमें कौन सी है, ये चैप्टर 4 है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्मा लॉजरलोफ। सलमा लॉजरलोफ की ये कहानी है। ये फ्रेंच नेम है, थोड़ा सा मेरी जबान पे कभी कभी स्लिप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये 1858 में जो है पैदा हुई थी और 1940 तक ये थी। 1858 से लेकर के 1940 तक ये थी। काफी लंबी एज थी इसकी, लगभग 82 साल इसने जिंदगी गुजारा था। और फिर उसके बाद ये 1909 में इसे नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल द वंडरफुल एडवेंचरस ऑफ नील्स। ये जो है ये इसकी कहानी है, और इसी पर इसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी। विच इज अ चिल्ड्रंस स्टोरी अबाउट अ बॉय हु ट्रेवल्स अक्रॉस स्वीडन। इसमें एक बच्चे की कहानी है जो स्वीडन में जाता है, ट्रेवल करता है। हर वर्स ऑफन इनकॉर्पोरेट्स स्वीडिश फॉकलोर एंड थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत सी चीजों की बात करती है, जो है बहुत सी चीजों की बात करती है। उसके वर्क ऑफ एन इनकॉर्पोरेट स्वेलिंग क्या है, इनकॉर्पोरेट स्वीडिश फॉकलोर। ये स्वीडिश फॉकलोर के बारे में बात करती है, और बहुत सी चीजें हैं इसमें आएगी। उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग बहुत पढ़ेंगे तो लंबी हो जाएगी कहानी। हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। सलमा लॉजरलोफ इज अ थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरी। ये जो एक थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरी है, और इसमें जो है ये करती क्या है, शॉर्ट स्टोरी है दैट कन्वेज अ पावरफुल मोरल मैसेज, जो एक नैतिक मैसेज देती है। सेट इन स्वीडन, जो जिसको स्वीडन में इसको लिखा गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर पेडलर। ये एक पुअर पेडलर के बारे में बात करती है। यहाँ पे पेडलर के माने यहाँ पे जो है फेरी वाला, वो पैडलर था, इसमें पेडलर है फेरी वाला। एक गरीब फेरी वाले के बारे में बात करती है, ठीक ना। ये एक गरीब फेरी वाले की बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप फेरी वालों को देखते हैं, बहुत बार हम लोग उसको हॉकर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पेडलर का यूज किया है कि एक पेडलर फेरी वाले की बात है इसमें, ठीक ना। और बहुत बार ऐसा होता है, पेडलर के माने वो भी होता है जो फुटपाथ पे रख के अपने सामान बेचते हैं, उनको भी पेडलर कहा जाता है। बहुत से इसके ये है। तो यहाँ पे फेरी वाला है, ये घूम करके बेचता है, इसलिए यहाँ पे मैं पेडलर के माने फेरी वाला अर्थ बता रहा हूं। तो जो है क्या कहता है, ये पेडलर हु सेल्स रैट ट्रैप्स। रैट ट्रैप क्या होता है, चूहेदानी, जिसमें आप लोग चूहा फंसाते हैं, उसी को रैट ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप के माने जाल, फंदा, बहुत सा अर्थ होता है, और रैट के माने चूहा होता है। ये ट्रैप माने पिंजरा, और जो होता है जाल होता है, इसके कई माने होता है, ट्रैप है ना। तो रैट ट्रैप उसी को ये कह रहा। एंड व्यूज दैट वर्ड एज अ मेटाफोरिकल रैट ट्रैप। देखिए यही सबसे बड़ी चीज समझना है आपको, कि वो जो है ये कहानी है, इस कहानी का नाम है रैट ट्रैप, लेकिन रैट ट्रैप को मेटाफर की तरह से यूज किया है। मेटाफोरिकल का मतलब ये होता है कि रूपक इसको दिया है, रूपक अलंकार दिया है। जैसे रूपक अलंकार होता है कि किसी चीज को कोई दूसरी चीज बता देना, किसी चीज को कोई दूसरी चीज बता देना। जैसे आपने पढ़ा होगा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, इस तरीके से पढ़ा है उसमें। तो ये जो है इसमें वो जो है पेडलर को मेटाफोरिकल यूज किया है, अरे सॉरी रैट ट्रैप को, कि वो कहता क्या है कि ये जो है ना ये क्या कह रहा है कि मेटाफोरिकल रैट ट्रैप, इसे मेटाफोरिकल रैट ट्रैप के बारे में क्या था, वेयर पीपुल आर कॉट इन द ट्रैप्स ऑफ ग्रीड एंड मटेरियलिज्म। कहता ये दुनिया भी जो है ना, ये एक ट्रैप है, एक जाल है,
और ये दुनिया में जाल कौन कौन सी चीजें, दो दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन सी दो चीज को बताया हुआ है। ये ट्रैप्स फंसी हुई है किसमें, नंबर एक है ग्रीड, लालच, और दूसरी है मैटेरियलिज्म, भौतिकवादिता, भौतिकता। हमारे पास एसी हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, हमारी कार उसकी कार से खराब क्यों है, मेरा घर उसके घर से खराब क्यों है, मेरे पास भी बिल्डिंग हो जाए, मेरे पास भी फ्लैट हो जाए, यही मैटेरियलिज्म ये इंसान के अंदर जो है आती है, और ग्रीड, लालच आती है। ये दो चीजें ही इंसान को फंसा देती है, हर चीज में ले जाकर के झोंक देती है, और ये ट्रैप्स में, जाल में ढकेल देती है। ये देखिए तीन चीजें यहां ध्यान दीजिएगा, ट्रैप, ग्रीड, मैटेरियलिज्म। अगर आप इन दो चीजों से बच गए तो आप इसमें नहीं आ सकते, और जहां इसमें आए तो आपका काम हो गया, बस अब आप कुछ नहीं करेंगे, कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, इसी को आपको देखना है कि इसमें दो चीजें जो होती हैं, वो मैटेरियलिज्म और ग्रीड। और क्या कहता है, थ्रो एन अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस, और वो क्या करता है, थ्रो देखा था क्या है, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम ऑफ रिडेम्पशन। ये रिडेम्पशन की जो कहाती है, देखिए रिडेम्पशन के माने होता है, सॉरी, रिडेम्पशन के माने होता है यहां पे एक बहुत ही है कि प्रायश्चित, थीम ऑफ रिडेम्पशन, वो किस तरीके से प्रायश्चित की कहानी है। कंपैशन है ना, किस तरीके से कंपैशनेट करता है, किस तरह सांत्वना देता है, एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ गुडविल, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है गुडविल, अच्छी इच्छाओं में वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखिए जिंदगी की ये बहुत सी चीजें हैं कि जब आदमी फंसता है तो वो किस तरीके से उन चीजों पर उसी में जाता है, वो ये से बताता है कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। इस कहानी की थीम है, द सेंट्रल थीम ऑफ द रैट ट्रैप इज द इनेट गुडनेस। क्या कहता है इसमें जो है, इनेट गुडनेस, इसमें ये कहता है कि ये जो एक ऐसी अच्छाई है, इनेट गुडनेस है इन ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर समाहित होती है, एंड द पोटेंशियल फॉर रिडेम्पशन, और उसके अंदर रिडेम्पशन होता है। इनेट के माने होता है जन्मजात, और रिडेम्पशन के माने होता है, अभी मैंने बताया था ये सॉरी, रिडेम्पशन के माने मैंने अभी बताया था यार, प्रायश्चित, उद्धार, थ्रू कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से वो क्या करता है, थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज हो गया हूं मैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द रैट ट्रैप इज द इनेट गुडनेस। इनेट गुडनेस एक स्वाभाविक, इनेट के माने एक स्वाभाविक अच्छाई इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की एक स्वाभाविक अच्छाई है, एंड द पोटेंशियल फॉर रिडेम्पशन, और एक जो पोटेंशियल रिडेम्पशन है, पोटेंशियल के माने संभावना या क्षमता, और रिडेम्पशन के माने यहां पे उद्धार है। थ्रू कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, वो कंपैशन से और अंडरस्टैंडिंग से, समझ से उसको किस तरीके से प्राप्त करता है, इसी चीज को इसमें दिखाया गया है। इट हाईलाइट्स द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मैटेरियलिज्म। इसमें जो सबसे पहले चीज दिया गया है कि मैटेरियलिज्म, भौतिकतावाद की निगेटिविटी को दिखाया गया है, नकारात्मकता को दिखाया गया है, कि आदमी जब मैटेरियलिस्टिक हो जाता है, उसके अंदर मैटेरियलिज्म आ जाता है, तो वो किस तरीके से हो जाता है, वो क्या क्या कर ढालता है, आपको नहीं समझ में आएगा। एंड ग्रीड, और ग्रीड के बारे में बताया गया है। पोर्ट्रेइंग द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, और पोर्ट्रेट करता है अर्थात दिखाता है, क्या करता है कि वर्ल्ड, दुनिया जो है ना, वो वर्णन करता है, शो करता है, पोर्ट्रेट करता है, यानी कि चित्रण करता है। क्या करता है, द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, कि दुनिया जो है ना एक ट्रैप है, एक जाल है, एक जंजाल है। दैट एंसनर्स, जो एंसनर्स करता है, क्या करता है, फंसा देता है। एंसनर्स के माने होता है जाल में फंसा देना, पीपुल। ये दुनिया एक माया जाल है, और लोगों के अंदर जब ग्रीड और लालच, मैटेरियलिज्म, भौतिकतावाद आ जाता है, तो वो
यही चीजें उसको ले जा करके एक ट्रैप में फंसा देती है, जाल में फंसा देती है ना, इंस्नार्ड कर देती है, फंसा देती है, जाल में फंसा देती है। बहुत कीमती वर्ड यहाँ पे आया है, इसको देखिए। ये दुनिया जो है ना, ये एक ट्रैप है। और जब इंसान इस दुनिया में इंसान आता है, जब उसके अंदर ग्रीड और लालच आ जाता है, तो उसको ले जाकर के किस तरीके से उसे फंसा देता है, इसकी बात इसमें कह रहा है। द स्टोरी ऑल्सो इम्फेसाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस एज seen when the peddler is given a chance to chance and to change है, chance and change and lead a better life। क्या कहता है कि द स्टोरी ऑल्सो इम्फेसाइज, ये कहानी जोर डालती है, बताती है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, कि वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, शक्ति है ऑफ काइंडनेस, दयालुता की, एज सीन, जो देखी जाती है, व्हेन द पेडलर इज गिवन अ चांस टू चेंज एंड लीड अ बेटर लाइफ। जब उसको चांस मिलता है तो वो एक अच्छी जिंदगी जीने का आदि। देखिए ये पेडलर जो था ना, ये था क्या, ये घूम करके पिजड़ा बेचता था, ट्रैप। और फिर उसके बाद ये बहुत अजीब आदमी था, कभी कभी चोरी भी कर लेता, इसको मौका मिले तो चोरी भी कर लेता था, ठीक ना। तो बहुत सी चीजें हैं। इसी तरह वो एक लोग क्या जाता है तो उसके यहाँ से वो चोरी कर लेता है, और फिर उसके बाद दूसरे जगह जाता है, तो जब वहां जाता है तो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी होती है, जो उनकी जो खातिरदारी होती है, जो वो जो है उनके साथ वो अतिथेय का जो व्यवहार होता है, उससे वो बहुत प्रभावित होता है, और चोरी की रकम उसी के हाथ देख छोड़ के चला आता है। तो जब इसे मौका मिलता है तो वो बदल जाता है और एक अच्छा आदमी बनने का प्रयास करता है। पहले तो वो चोर भी था, पेडलर था, वो फेरी भी करता था, मौका पड़ता तो चोरी भी कर लेता था। एक बहुत सीधे साधे आदमी के घर जाता है, उसके घर पैसा रखा रहता है तो चुरा के लेके चला आता है, चोरी भी कर लेता है। लेकिन फिर जब दूसरी जगह जाता है तो वहां पर उसको उनकी हॉस्पिटैलिटी से वो बहुत प्रभावित होता है, और फिर एक नेक आदमी बन जाता है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, एक जो मैंने प्ले पढ़ाया था कभी बीए वालों को, और उस प्ले का नाम था मैग सॉरी क्या नाम था उसका, उसमें डेस्टिमोना है और नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस प्ले में होता क्या है कि उसमें जो उस हीरो होता है ना, वो हबशी होता है, बिल्कुल काला कलूठा लंबा सा आदमी होता है, और बिल्कुल शक्ल उसकी जो होती है बहुत भयानक होती है। और वो डेस्टिमोना जैसी बहुत खूबसूरत लड़की से प्यार कर बैठता है, और डेस्टिमोना भी उससे प्यार करने लगती है, और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर ना जो है बाद में शक पैदा हो जाता है। तो उस वक्त मैंने बताया था कि इंसान के अंदर सारी चीजें होती हैं, वो अच्छाई के भी जीवाणु होते हैं, बुराई के भी जीवाणु होते हैं, शक के भी जीवाणु होते हैं। अब वो जिस एटमॉस्फेयर में जाता है, उस एटमॉस्फेयर में वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो फल फूल जाते हैं। जैसे वो पहले वहां गया था तो वो एक सीधा साधा आदमी था, इसको हल्की फल्की सी सहायता किया, और ये उसका पैसा चुरा के लेके चला आता है। फिर जब दूसरी जगह जाता है तो उसकी बेटी होती है, और उसको जो मतलब कि बहुत ज्यादा सहयोग करती है, उसकी बहुत ज्यादा सेवा सत्कार करते हैं, तो वहीं पे इसका मन बदल जाता है। तो मैंने वहां भी ये बात कही थी कि जो चीजें इंसान, हर चीजें इंसान के अंदर, अच्छाई बुराई सब इंसान के अंदर है, और जैसे माहौल में वो होता है वो वैसा जर्मिनेट हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी है कि वो एक नेक आदमी बन जाता है। तो आप इसकी समरी देख लीजिए, इसमें क्या होता है। द स्टोरी फॉलोज अ पुअर होमलेस पेडलर। एक जो है एक होमलेस खाना बदोश जिसका कोई घर नहीं है, पेडलर फेरी वाले की एक कहानी है। हु मेक्स अ लिविंग बाय सेलिंग रैट ट्रैप्स, जो अपनी जीविका कमाता है, जो पिज्जा बेच करके, चूहेदानी बेच करके वो अपनी जीविका चलाता है। He views the world as a giant rat trap। वो दुनिया को ना एक बड़े भारी भरकम रैट ट्रैप के की शक्ल में देखता है। That lures people with materials possession। और वो क्या करता है कि उसमें जो है ना, जो जो है, देखिए लर्स के माने होता है पीपुल विद मटेरियल पोसेशन। वो जो है उसमें
लफ्ज के माने होता है लुभाना, आकर्षित करना। जैसे देखिए, जो आप जब ये जो बहुत बार ऐसा होता है कि जब चूहेदानी में आप अंदर कुछ रोटी या ब्रेड लगा देते हैं, वही लर्ज होती है। और वो जो इंसान, ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है, और इस रैट ट्रैप में क्या चीज लर्ज है, क्या चीज है वो जो उसको आकर्षित करती है ना, लुभाती है, वो क्या है? मैटीरियल एंड पोसेशन। कहता है पीपुल विद मटेरियल एंड पोजेशन, वो उसको यही दो चीजें, कई चीजें उसको आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, यही उसके लिए चारा होती है। ओनली टू ट्रैप देम इन मिजरी, और यही चीजें उसको ले आकर के दुख में ढकेल देती हैं, मिजरी में डाल देती हैं। अगर इंसान के अंदर मटेरियलिज्म नहीं हो, इंसान के अंदर लालच ना हो, तो कभी नहीं फंसेगा। जैसा आप देखते होंगे कि जो मछली फंसाने वाले होते हैं, उनके अंदर जो कांटा होता है, कांटे में कोई चीज उसमें लगा देते हैं, और मछली आती है, वो समझ के खाती गई तो ये मेरी खुराक है, और फंस करके वो दूसरे की खुराक बन जाती है। तो वही कहता है कि वो मिजरी में, परेशानी में फंस जाती हैं। वन डे द पेडलर टेक्स शेल्टर एट द होम ऑफ अ काइंड ओल्ड क्रॉफ्टर, है ना। क्राफ्टर के माने यहां किसान के है। एक जो बहुत ही दयालु किसान के घर जाता है, who shares his food and shows him hospitality, वो उसको अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाता है, अपनी जो है आतिथेयता दिखाता है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, उर्दू में मेजबानी कहता है, वो अपनी मेजबानी दिखाता है। However, the peddler betrays his trust by stealing the crafter's money, और क्या करता है? बेट्राय, धोखा देना। बेट्रे के माने होता है धोखा देना, उसको धोखा देता है। हिज ट्रस्ट, उसके विश्वास को, बाय स्टीलिंग, चुरा करके, द क्राफ्टर्स मनी, उस किसान के ना पैसे को ही चुरा लेता है। मैंने अभी बताया था, उस पैसे को चुरा लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है? मैंने बताया था कि एक ऐसा आदमी है जो चोरी भी कर लेता है, तो उसका पैसा ही चुरा लेता है। अब देखिए, उसके अंदर वो जर्म्स थे, बुरे जर्म्स भी हैं और अच्छे जर्म्स भी हैं। वहां गया तो वहां पे बुरा जर्म्स उसके ऊपर हावी था, और वहां जर्मिनेट हुआ, उसका पैसा चुरा लिया। अब देखिए दूसरा, एज ही एस्केप्स इनटू द फॉरेस्ट, अब फिर क्या होता है कि वो जब पैसा लेके भागता है तो जंगल में चला जाता है। ही लॉसेस हिज वे, और वो अपना रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है। एंड स्टार्ट्स फीलिंग ट्रैप्ड, और फिर महसूस करता है कि यार मैं तो फंस गया। पैसा वहां से चुराया था, मेटेरियलिज्म उसके अंदर आया था, लालच उसके अंदर आई थी, और उस लालच और मेटेरियलिज्म की वजह से उसको ये होता है यार मैं तो फंस गया। पैसा तो मैं वहां से लेके आया, अब मैं लेके भाग रहा था जंगल में कि वो आदमी कहीं मुझे ढूंढ के पकड़ न ले, और फिर वो फंस जाता है। फिर मच लाइक द मेटाफोरिकल रैट ट्रैप ही डिस्क्राइब्स, और इसी तरीके से वो रैट ट्रैप को डिस्क्राइब करता है। इवेंचुअली ही अराइव्स एट द आयरन वर्स, है ना, आयरन वर्स। देखिए यहां आयरन वर्स इवेंचुअली, और फिर उसके बाद क्या होता है ना, वो धीरे धीरे वो क्या करता है, ही अराइव्स, अब वो करता है जंगल में चलता जाता है, तो वो पहुंचता है कहां? एक आयरन वर्स, एक लोहार के घर पहुंच जाता है। जो लोहार जो होता है, जो लोहे के सामान बनाता है, उसके घर पहुंच जाता है। वेयर ही इज मिस्टेकन फॉर द ओनर्स ओल्ड फ्रेंड, और जहां पे वो अपने को बताता है ना कि वेयर ही इज मिस्टेकन फॉर द ओनर्स ओल्ड फ्रेंड, जहां पे वो कहता है कि अरे यार मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं तुमको खोजते खोजते, वहां पे जाके झूठ फसाद बोलता है और जाता है। द आयरन मास्टर, जो वो लोहार होता है ना, एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी इडला, इनवाइट्स हिम टू देयर होम फॉर क्रिसमस, और वहां पे उसकी बेटी जो होती है लोहार की, और वो खुद उसको कहते हैं चलो भाई मेरे दोस्त हो तो आओ, मेरे पुराने दोस्त हो तो आ जाओ, और उसको क्रिसमस का जो फेस्टिवल चलता रहता है उसके पर उसको इनवाइट करती हैं। वाइल द आयरन मास्टर इज अपसेट अपॉन द डिस्कवरिंग द पेडलर्स रियल आइडेंटिटी, अब जो है वो जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा परेशान है कि यार ये कौन आदमी है और कहां से आता है, कैसे ही मुझको बता रहा है कि मैं इसका दोस्त हूं, इस बात को लेकर को परेशान है। और डिस्कवरिंग द पेडलर्स रियल आइडेंटिटी, उसकी सही पहचान पाने में वो परेशान है। इडला ट्रीट्स हिम विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, और इडला जो है उसके साथ बहुत ही सम्मान के साथ व्यवहार करती है, उसके साथ बहुत दयालुता का व्यवहार करती है। अब देखिए यहीं पे वो बदलता है कि कहां वो चोरी करके आया था, फिर उसके बाद झूठ भी बोला था, और उसकी जो बेटी है वो उसके साथ
इतना अच्छा व्यवहार करती है, तो वो क्या करता है, काइंडनेस एंड डिग्निटी, और वो उसकी जो है मान सम्मान और उसके दयालुता के साथ उसका सम्मान करती है। हर कंपैशन एंड ट्रस्ट, उसका जो कंपैशन है, जो उसकी सहानुभूति है, जो उसकी हमदर्दी है, जो उसकी करुणा है, वो सारी चीजें क्या करती है, एंड ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म द पेडलर, उसके पेडलर के को ट्रांसफॉर्म कर देती है, चेंज कर देती है। क्या, हु डिसाइड टू रिडीम हिमसेल्फ, और वो अपने आप को प्रायश्चित करता है। रिडीम के माने प्रायश्चित करना या सुधारना, वो अपने आप को सुधारने का को डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि अब यार मैं ये चोरी चटकारी छोड़ दूंगा, चोरी चकारी छोड़ दूंगा, अब मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा। वहीं पे उसकी जो बेटी जो उसके साथ ऐसा सलूक की थी, इसलिए स्टूडेंट जीवन में लोगों के साथ अच्छा सलूक करना सीखो। देखिए वो जो पुराना जो बूढ़ा किसान था, उसने भी उसके साथ अच्छा सलूक किया था, लेकिन वो उसके साथ चोरी कर लिया। तो अब ये मत सोचिएगा कि वो भी तो अच्छा सलूक किया, तो उसके तो पैसा चुरा के लेके चला आया। देखिए कहीं जा करके उसकी अंतर आत्मा उसको परेशान करेगी, यार तुम ये कर क्या रहे हो, उसके साथ तुमने चोरी कर लिया, अब इसको भी तुम धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। अब वो होता क्या है कि वहीं पे वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं जो है ये चोरी चकारी छोड़ दूंगा। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग ही लीव्स बिहाइंड द स्टोलन मनी along with a note acknowledging his misdeed and expressing gratitude for Idla's kindness। और फिर वो क्या कहता है कि वहां पे वो उसको क्या करता है कि उसको जो छोड़ जाता है, अपने पैसे को छोड़ करके वहां चला जाता है, और उसके साथ एक नोट लगा देता है कि मैं जो है देखो, अब जो है आपकी काइंडनेस के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, आपका बहुत जो मतलब शुक्रिया अदा करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और फिर वहां से वो चला जाता है। तो ये एक आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका चैप्टर 5 की एक अगली कहानी है, इंडिगो इसका नाम है, बाय लुइस फिशर की ये कहानी है। अगर हम लुइस फिशर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, लुइस फिशर जो 1896 से लेकर 1970 तक था, वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड ऑथर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी की बायोग्राफी के लिए उसे बहुत अच्छा जाना जाता है, अर्थात बहुत मशहूर है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी विच एक्सप्लोर द गांधीज फिलोसफी, जिसमें वो गांधी की फिलोसफी को भी एक्सप्लोर कर रहा है, वर्णन कर रहा है। लीडरशिप, उनकी लीडरशिप के बारे में बता रहा है, एंड इंपैक्ट ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उस पर जो है इंदिरा गांधी गांधी जी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो किस तरीके से असरदार होता है, प्रभावशाली होता है, उसका भी ये वर्णन कर रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं। इंडिगो बाय लुइस फिशर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक। उसे लिया गया है, एक्सर्ट किया गया है, निकाला गया किससे, उसकी बुक से निकाला गया है। कहां से क्या गया है, फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की किताब से की कहानी से, बुक से इसको लिया गया है। और फिर उसके बाद द स्टोरी फोकस ऑन गांधीज फाइट ऑफ जस्टिस फॉर द पुअर पीजेंट्स, जो पुअर पीजेंट्स हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, उनके खिलाफ। देखिए पीजेंट में सभी लोग आते हैं, किसान आते हैं, ग्रामीण आते हैं, श्रमिक आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ऑफ द चंपारण, बिहार, बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण, वहीं के किसानों के बारे में ये वर्णन करता है। देखिए चंपारण सत्याग्रह बहुत मशहूर है गांधी जी का, उसी के बारे में एक बात कर रहा है। हु वेर एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो एक्सप्लॉइट किए गए थे, जिनके साथ जो है शोषण किया जा रहा था, बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। आगे देखिए, द लैंडलॉर्ड्स फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो ये नील एक चीज होती है, नील एक प्रकार का रंग होता है, उसी के बारे में ये कहानी है। वो इंडिगो को पैदा करने के लिए कह रहे हैं, ऑन ए पोर्शन ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट एट अनफेयर प्राइस। और दूसरी बात ये थी ना कि केवल पैदा करने की बात नहीं थी, बल्कि ये था कि इसको अनफेयर प्राइस पे वो उसको बेच लेना भी चाहते थे। सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो उसको अनफेयर प्राइस पे लेना चाहते थे, ये नहीं कि उसको सही रेट पर लें, बल्कि अनफेयर प्राइस में उसको लेना चाहते थे, उसका सही रेट उन्हें नहीं देना चाहते थे। तो थ्रू गांधीज लीडरशिप एंड पीसफुल मेथड्स
द स्टोरी डिमॉन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ ट्रूथ, और इसके द्वारा वो शो करता है, कहानी, इस कहानी के द्वारा शो करता है कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है ना। तो डिटर्मिनेशन, और जो डिटर्मिनेशन करता है, जो इरादा बताता है, एंड कलेक्टिव एक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कलेक्टिव एक्शन। अगर आप जो मिलजुल के संघर्ष करेंगे तो कैसे, किस तरीके से एक ताकतवर आदमी को भी, एक ताकतवर लोगों को भी दबना पड़ जाता है। एंड इन द ब्रिंगिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जो सोशल, सामाजिक और जो है आर्थिक न्याय की तरफ लेके चला जाता है। आगे देखिए इसकी थीम जो क्या है, मेन थीम ऑफ इंडिगो इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय पावरफुल अथॉरिटीज। ये जो इसकी सबसे पहली थीम है कि इंडिगो में जो कि एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है ऑफ द पुअर, पुअर का, बाय पावरफुल अथॉरिटीज, जिनके पास ताकत होती है, पावरफुल अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है। एंड द रोल ऑफ लीडरशिप, और इसमें यह भी, इस बात को भी बताया गया है कि लीडरशिप का मतलब क्या है, लीडरशिप का अर्थ क्या है इन अचीविंग जस्टिस, न्याय पाने में। आजकल देखिए गरीबी की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग अमीर बन जाते हैं, है ना। जितने लोग गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं वो सब के सब अमीर बन जाते हैं, और गरीब का गरीब रह जाता है। वो जिसकी लड़ाई लड़ते हैं वो गरीब का गरीब ही रह गया, और जो उनकी गरीबी की लड़ाई लड़ता है वो अमीर बन जाता है। लेकिन ये हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम सच्चाई से करते हैं तो किस तरीके से न्याय प्राप्त कर लेते हैं। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड कलेक्टिव एफर्ट्स इन फाइटिंग ऑपरेशन। वो इसमें दो तीन चीजों को बताता है कि किस तरीके से अगर हम जो है ये हाईलाइट करता है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता अपना करके, और जो अगर हम जो है ग्रुप के साथ अगर हम एफर्ट करते हैं तो किस तरीके से हमें विजय प्राप्त होती है। द स्टोरी ऑल्सो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये सेल्फ रिलायंस की बात करता है, क्या कहता है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है कि किस तरीके से ये हमें जो है सेल्फ रिलायंस एजुकेशन इन एम्पावरिंग पीपुल टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। किस तरीके से वो उनको जो है उनके राइट को, अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत सी चीजें करते हैं तो किस प्रकार से हम इसको प्राप्त, अपनी हक को प्राप्त कर लेते हैं, अपने न्याय को प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए ये जो इसकी कहानी है, इसमें द स्टोरी बिगिंस विद राजकुमार शुक्ला। इसमें जो कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला है, अ पुअर फार्मर फ्रॉम चंपारण, वो चंपारण का रहने वाला एक गरीब किसान है। सीकिंग गांधीज हेल्प टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स। वो जो है ना ग्रीवेंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स, वो उनकी जो है ना क्या कहता है, उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। ग्रीवेंस के माने होता है शिकायत देना, दुख को जो है ग्रीवेंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स, जो इंडिगो फार्मर्स है, जो नील के किसान हैं, उनकी जो है दुख को किस तरीके से वो गांधी जी के सामने लेके जाता है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स द फार्मर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड सेल इट एट द फिक्स्ड प्राइसेस। वो कहते हैं कि देखिए आप अपनी 15% जमीन पर इंडिगो पैदा कीजिए और उन्हें जो है फिक्स प्राइस पे उनको दे दीजिए, फिक्स प्राइस, लिविंग देम इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और जो उन्हें गरीबी में छोड़ के चली जाती है। गांधी एग्रीज टू विजिट चंपारण। जब वो बताता है, जब उनको इंफॉर्मेशन वो देता है पुअर किसान, तो गांधी जो डिसाइड करते हैं कि हम चंपारण जाएंगे, मीट्स विद द फार्मर्स, और जो है उनसे फार्मर से मिलते हैं, टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल, उनकी समस्याओं को, उनके संघर्षों को समझते हैं और फिर उसमें उनके साथ शामिल हो जाते हैं। डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटीज, डिस्पाइट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज, गांधी स्टेज इन चंपारण। वो बजाय उनसे बच के भागने के वो चंपारण में रुक जाते हैं और क्या कहते हैं, एंड वर्स टू गैदर एविडेंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, और वो जो क्या करते हैं एविडेंस प्राप्त करते हैं कि जो है जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके विरुद्ध एविडेंस प्राप्त करते हैं। हिज पीसफुल मेथड्स एंड परसिस्टेंस, जो उनका जो विरोध होता है वो क्या करता है, परसिस्टेंस, जो
किधर चला जाता है यार। क्या कहता है कि हिज पीसफुल मेथड एंड परसिस्टेंस, जो उनका परसिस्टेंस होता है, परसिस्टेंट के माने होता है लगातार प्रयास करना, जो परसिस्टेंस होता है, विन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपुल। जब वो लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ लगातार मेहनत करते हैं तो वहां के लोकल लोग जो है उनके साथ हो जाते हैं। द केस इज इवेंचुअली रिजॉल्व व्हेन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्री टू refund a portion of the money to the farmers, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट विक्ट्री। और फिर उसके बाद उसमें होता क्या है कि जो वहां के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो एग्री हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, हम वो उस पोर्शन, जो मनी का जो पैसा हमने लिया था, हम इनको किसानों को वापस कर देंगे, जो एक बड़ी विजय थी। और इस विजय को आज भी हम लोग बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। मोर इंपॉर्टेंट, गांधी फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल लिविंग कंडीशन। और जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि वो गांधी जी फोकस करते हैं इंप्रूव करना चाहते हैं द ओवरऑल लिविंग, सारे लोगों की जो लिविंग जो स्टेटस है, कंडीशन है ऑफ द पीजेंट, जो किसान है, जो मजदूर हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में भी वो सोचते हैं। बाय सेटिंग अप स्कूल्स, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड टीचिंग हाइजीन, वो सारी चीजें जो है उनको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से हम क्या करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उनकी हाइजीन, स्वच्छता के बारे में सोचते हैं कि आप किस तरह साफ सुथरे रहेंगे, सारी चीजों पर वो फोकस करते हैं। इसमें कई चीजें आती हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कंडीशन ऑफ द पीजेंट बाय सेटिंग अप स्कूल, पहले उनको स्कूल दिया जाता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, उनको हेल्थ केयर दी जाती है, उनका इलाज का सिस्टम बनाया जाता है। एंड टीचिंग हाइजीन, और उनको जो है हाइजीन, उनका स्वास्थ्य उपकर उपाय दिया जाता है, अर्थात उनको स्वच्छता के भी बारे में बात किया जाता है कि ये जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां का माहौल जो है स्वच्छ हो, उसकी साफ सफाई हो, और ये साफ सफाई करना गवर्नमेंट का काम है। आगे देखिए, द चंपारण मूवमेंट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। और यही चंपारण जो सत्याग्रह था, उसने जो है ना जो इंडिपेंडेंस फाइट फॉर इंडिपेंडेंस था, उसको एक नया क्लू दे दिया था, एक नया सिस्टम दे दिया था। इसी को ये राइटर इसमें शो कर रहा है, शोकेसिंग द पावर ऑफ ट्रूथ एंड इन नॉन वायलेंस। और शोकेसिंग, जो शोकेस करता है, प्रदर्शित करता है क्या चीज, पावर ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई का, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा के शक्ति को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपकी एक कहानी थी इंडिगो। अगला चैप्टर आता है पोएट्स एंड पैनकेक। ध्यान दीजिएगा, पोएट्स एंड पैनकेक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कहानी है, पोएट्स एंड पैनकेक। पैनकेक कहते हैं एक प्रकार का भोजन है ना, पैनकेक के माने होता है एक तरीके का एक भोजन होता है, ये ब्रिटिश है। तो इसे जो है ये देखिए, इसको जो है अशोक मित्रन नाम के राइटर का ये है, और ये लिखा क्या, 1931 में ये पैदा हुआ था, और जो है 2017 तक ये था। अभी बहुत जल्दी इसकी डेथ हुई है, अभी पेपर में और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था। ही इज नोन फॉर हिज वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइव्स एंड स्किल ऑफ द कॉमन पीपुल। ये जो अपने जो राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शो करता है, वो स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपुल, साधारण लोगों के बारे में बात करता है। His works like Poets and Pancake humorously critique the social, political and cultural realities of life in India, particularly in the film industry। देखिए, ये पैनकेक जो है ना, ये थोड़ा सी कहानी मैं यहां पे बता दूं कि ये दिखाता है कि आदमी जो दिखता है वो है नहीं। आदमी की बहुत चमकदार जिंदगी दिखती है, मगर इनफैक्ट वो चमकदार होता नहीं है। उस चमक दमक के पीछे कितनी पीड़ा है, वो इसमें ये शो किया है। तो यही चीज इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितनी पीड़ा है, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पोएट्स एंड पैनकेक बाय अशोक मित्रा इज अ ह्यूमरस एंड इंसाइटफुल शॉर्ट स्टोरी। ये एक ह्यूमरस और जो है इंसाइटफुल
इंसाइटफुल के माने होता है गहरी समझ वाली, इंसाइटफुल शॉर्ट स्टोरी है दैट शेड्स, जो लाइट, जो रोशनी डालती है, प्रकाश डालती है, एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल वर्किंग इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री। ये उन लोगों पर प्रकाश डालती है जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। देखने के तो आप उनको देखते हैं, हीरो ये मारते हैं, वो मारते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा, उन्हीं को आप इमिटेट करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी कैसी है वो इस पर वर्णन कर रहा है और बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से इस पर वर्णन कर रहा है। आगे देखिए, द स्टोरी सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द पॉपुलर फिल्म स्टूडियो। एक बैकड्रॉप है ना, बैकड्रॉप कहते हैं यहां पे पृष्ठभूमि ऑफ द पॉपुलर फिल्म स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो, उसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू द लाइव्स ऑफ एक्टर्स, और वो एक झलक देता है। ग्लिम्स माने झलक, वही जो आप लोग गाते हैं, झलक दिखला जा आजा आजा, तो वही ग्लिम्स माने झलक, वो एक झलक देता है ना, जिस झलक के लिए आप तरसते हैं वही झलक यहाँ पे दे रहा है। इनटू द लाइव्स ऑफ एक्टर्स, वो एक्टर्स की जिंदगी पर एक झलक देता है। पोएट कैसे उसमें जो गाना लिखते हैं, जो सॉन्ग्स लिखते हैं, उन वो क्या है, एंड अदर वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, और दूसरे लोग किस तरीके से उसमें काम करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसी के बारे में यह वर्णन कर रहा है। थ्रू दिस अशोक मित्र explores the contrast between the glamour of cinema and the mundane reality of the everyday life। ये देखिए, मंडेन के माने नीरस, रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजाना की एक जो नीरस जिंदगी है उसमें ये दो चीजें ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये जो चीज आती है कि एक्सप्लोर, वर्णन करता है किस चीज का, कंट्रास्ट, विरोधाभास, बिटवीन, बीच में, क्या, ग्लैमर ऑफ सिनेमा, ग्लैमर और सिनेमा, एंड द मुंडेन रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन की जो उनकी जिंदगी है उसके बारे में यह शो करता है कि जो दिखता है वो नहीं है। आप मत सोचिएगा कि ये जो बहुत शानदार लोग दिखते हैं, बहुत ऊंचे लोग दिखते हैं, ये बहुत ऊंचे लोग नहीं है, ये उसमें दिखाता है। अब इसकी थीम देख लीजिए कि थीम इसमें क्या है। द सेंट्रल थीम ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक इज द गैप बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये जो सबसे बड़ी चीज दिखाती है, इसकी जो थीम है ना, कि जो अपीयरेंस है, जो दिखावा है, जो जाहिर है, सामने दिखता है, एंड रियलिटी, और जो वास्तविकता है, ये दोनों दो अलग चीजें हैं। रियलिटी और दिखावे में बहुत अंतर है, यही वो दिखाता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ द ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्री हाइड्स द स्ट्रगल, किस तरीके से ये जो ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्री है वो संघर्षों को किस तरह से वो छुपाए हुई है। और कहता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा को, एंड फ्रस्ट्रेशन, परेशानी को, ऑफ दोज इन्वॉल्व इन इट, जो लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, संघर्ष को किस तरीके से वो हाइड किए हुए, वो सारी चीजें इसमें दिखाता है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये भी हाईलाइट करता है, दिखाता है द रोल ऑफ द पोएट एंड हिज क्रिएटिविटी इन अ वर्ल्ड ऑफ फोकस ऑन द मटेरियलिज्म एंड फेम। वो इसमें और भी चीजें दिखाता है कि द पोएट, इसमें वो चीज, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द रोल ऑफ द पोएट एंड हिज क्रिएटिविटी, उसके रोल को, उसकी क्रिएटिविटी को इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, फोकस्ड ऑन मैटेरियलिज्म एंड फेम, उसके मैटेरियलिज्म पर और उसकी फेम, प्रसिद्धि पर वो शो करता है कि वो किस तरीके से इनका जीवन चल रहा है। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ फेम, ये प्रसिद्धि के नेचर पर ये रिफ्लेक्ट करती है कि आदमी प्रसिद्ध तो है, लेकिन उस प्रसिद्धि का कारण क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, और किस पे बात करता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट पे बात करता है, एंड द डिस्पैरिटी, और किस पे बात करता है, डिस्पैरिटी, असमानता पर भी बात करता है, बिटवीन द पब्लिक इमेज ऑफ सेलिब्रिटीज एंड द प्राइवेट स्ट्रगल, जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जो है के बारे में बात करता है, डिस्पैरिटी की विषमता के बारे में बात करता है, कि जो हम सेलिब्रिटीज जिनको समझते हैं उनके अंदर की क्या, उनकी विषमता को बताता है, उनके विरोधाभास को बताता है कि इनके अंदर क्या क्या चीज है, सेलिब्रिटीज स्ट्रगल।
अब देखिए कहानी की समरी देख लीजिए। कहानी में मेन चीज क्या है? समरी के माने शॉर्ट कहानी ही आप मानिए। द स्टोरी बिगिंस विद द नारेटर रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज टाइम वर्किंग एट द जेमिनी स्टूडियोज। ये कहानी शुरू होती है एक नारेटर के द्वारा जो रिफ्लेक्ट करता है ऑन हिज टाइम वर्किंग एट द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में काम करता है। नोन फॉर प्रोड्यूसिंग पॉपुलर तमिल फिल्म, जो पॉपुलर तमिल फिल्म को प्रोड्यूस करता है। इज फुल ऑफ फैसिनेटिंग कैरेक्टर, यही एक फैसिनेटिंग मनमोहक दिलचस्प, फैसिनेट के माने मनमोहक कैरेक्टर है। सम फेमस सम ऑर्डिनरी, इसमें कुछ फेमस है कुछ ऑर्डिनरी है। द नारेटर डिस्क्राइब्स हाउ पोएट्स वेर हायर्ड टू राइट पोएम्स एंड सॉन्ग्स फॉर द मूवीज। वो इसमें नारेट करता है कि किस तरीके से, जो राइटर है वो नारेट करता है कि किस तरीके से जो पोएट को हायर किया जाता है पोएम लिखने के लिए और सॉन्ग लिखने के लिए। बट दे वेर ऑफन ट्रीटेड पुअरली, लेकिन उनके साथ कभी कभी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। डिस्पाइट देयर क्रिएटिव वर्क, हालांकि उनका वर्क क्रिएटिव है, रचनात्मक है, रचनात्मक कार्य के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज द एनकाउंटर विद अ फेमस पोएट हु वाज वर्किंग एट द स्टूडियो। इसमें जो है मेमोरेबल पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि वो एनकाउंटर, जो विरोध होता है, अर्थात जो है मतलब कि आमना सामना होता है विद अ फेमस पोएट हु वाज वर्किंग एट ए स्टूडियो, जो स्टूडियो में काम करता है। द पोएट वंस हाईली रिगार्डेड, जब पोएट काम करता था तो उसको बहुत रिगार्ड दिया जाता है। इज नाउ लार्जली इग्नोर्ड, और अब बुरी तरीके से उसको इग्नोर किया जाने लगा है। कभी तो उसको बहुत ज्यादा मिली थी शोहरत, और कभी कभी जो उसको फिर उसके बाद बहुत ज्यादा उसको जो इग्नोर किया जाने लगा। देखिए आप अगर बहुत सी फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे, हमारी बॉलीवुड देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एक एक्टर जो था कभी उसको लोग हाथों हाथ लेते थे, और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उसका पता लगा कि वो पतन की तरफ चला गया, और फिर उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। फिर वो अपने संघर्ष करता है, फिर वो उसमें आगे बढ़ जाता है। इसमें मैं जो है बेसिकली मैं नाम ले लूं अगर अमिताभ बच्चन का, तो शायद ये गलत ना होगा कि अमिताभ बच्चन बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष उनको करना पड़ा था, और फिर आज फिर वो एक नए क्लू में आ गए हैं, और फिर जो है एक अच्छी सिचुएशन में आ गए हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अखबार में पढ़ते थे, है ना, ये इस तरीके की चीजें हैं। तो इस तरीके से वो दिखाता है कि किस तरीके से वो पहले तो हाईली रिगार्ड किए गए थे, और फिर उसके बाद इग्नोर किए जाने लगे थे टू फाइंड रिकॉग्निशन, और वो अपने जो है स्ट्रगल टू फाइंड रिकॉग्निशन, वो अब अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। द पोएट्स वर्क फील्ड विद मीनिंगफुल वर्सेस, और जो पोएट का जो काम होता है ना, वो मीनिंगफुल वर्सेस, उसमें जो लाइनें लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, कंट्रास्ट विद द शैलो नेचर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जो उनका कार्य है उसको कंट्रास्ट किया है कि शैलो नेचर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, उनका जो है ना बहुत छिछला विचार होता है। कहने को बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन उनके विचार बहुत ओछे होते हैं, वो इसको इसमें दिखा रहा है। द स्टोरी ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स हाउ द पोएट इज कॉन्स्टेंटली फेड पैनकेक, किस तरीके से वो जो है ह्यूमरसली डिस्क्राइब द हाउ द पोएट इज कॉन्स्टेंटली फेड, तो किस तरीके से वो जो है ना वो अनजाने रूप में उसको फेड खिलाया जाता है पैनकेक एज ए पार्ट ऑफ हिज जॉब, उसको जो पैनकेक को वो पार्ट ऑफ हिज जॉब के लिए उसको एक छोटा सा खुराक मान लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, उसको दिया जाता है। सिंबलाइजिंग द लैक ऑफ सब्सटेंस इन द सुपरफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, ये जो सुपरफिशियल वर्ड है ना, ये जो सतही है, सुपरफिशियल के माने सतही के होता है, वर्ड ऑफ सिनेमा, जो सिनेमा के सुपरफिशियल जो है वर्क को दिखाता है, सिनेमा को दिखाता है कि किस तरीके से उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, किस तरीके से उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीजें बता दे रहा है। एट द सेम टाइम द स्टोरी ऑफर्स ग्लिम्सेस इनटू द लाइव्स ऑफ द एक्टर्स, और उसी के साथ साथ उनकी ग्लिम्स चमक दमक को भी दिखाता है। डायरेक्टर्स, उनके डायरेक्टर्स की चमक दमक दिखाता है। प्रोफेशंस आर फ्रॉट विद डिसअपॉइंटमेंट एंड ट्राइविलिटीज, और किस तरीके से उनको दिखाया जाता है। प्रोफेशंस आर फ्रॉट और
फ्रॉड, फ्रॉड के माने यहाँ पे तनावपूर्ण है विद डिसअपॉइंटमेंट, उनके डिसअपॉइंटमेंट होता है, और ट्रिवलिंग, और उनके जो है ट्रिविलाइजेशन जो होता है, ये जो ये होता है महत्वहीन बना देता है, ट्राइविलिटीज महत्वहीन बनाता है, कभी कभी डिसअपॉइंट कर देता है और कभी कभी उनको महत्व से गिरा देता है, हटा देता है। इन द एंड द स्टोरी प्रेजेंट अ क्रिटिक ऑफ द ऑब्सेशन विथ फेम एंड मेटेरियलिज्म, वो फेम और मेटेरियलिज्म के बारे में वो बात करता है। और फिर उसके बाद मेटेरियलिज्म इन द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजों को इसमें दिखाया जाता है। तो ये कहानी थी। आइए हम अगली कहानी को देख लेते हैं, द इंटरव्यू। ये भी एक बहुत मशहूर कहानी है, द इंटरव्यू, इसको भी देखते हैं। द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको, है ना। ये है, ये अम्बर्टो जो है 1932 से लेकर के 2016 तक था। ये इटालियन ऑथर था, फिलोसोफर था, सिमोटेशियन था, बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। इसकी एक जो बहुत मशहूर नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज। ही रोट on a wide range of the topics including the literature, history and the philosophy. His work often explore theme of knowledge, culture and communication. ये कई चीजों के बारे में वो बात करता है, इसमें आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये जैसा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, सबसे पहले इस कहानी का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। The interview by Christopher Sylvester and Umberto Eco is a humorous and thought-provoking short story. ये एक humorous हास्यात्मक और जो है थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरी है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन इमेजिनरी इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। ये देखिए, ये जो अम्बर्टो इको के साथ एक इमेजिनरी जो है इंटरव्यू है। देखिए होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी पेपर के लिए या न्यूज के लिए किसी फेमस आदमी का इंटरव्यू शो करना होता है कि वो उसने एक फेमस आदमी का इंटरव्यू लिया। तो इसी तरीके से ये एक फेक इंटरव्यू लेता है और उसी फेक इंटरव्यू के बारे में ये बात कर रहा है। इमेजिनरी इंटरव्यू, है ना, इमेजिन, कल्पना में वो इंटरव्यू लेता है विद अम्बर्टो इको के साथ। द फेमस इटालियन फिलोसोफर है एंड नॉवेलिस्ट है। वेयर द इंटरव्यूअर ट्राइज टू प्रोब हिज थॉट, जो वहां पे वो प्रोब करना चाहता है, जांच करना चाहता है, प्रोब के माने छानबीन करना, हिज थॉट्स एंड आइडियाज, वो उसके विचारों को छानबीन करता है। द स्टोरी इज विट्टी, इंगेजिंग एंड सटायरिकल। ये जो कहानी जो है ना बहुत ही समझदारी पूर्ण है, इंगेजिंग है एंड सटायरिकल है। वो सटायर करता है और फिर कहता है एक्सप्लोरिंग, और ये एक्सप्लोर करता है, खोज करता है द नेचर ऑफ इंटरव्यूज। वो इंटरव्यू के नेचर की खोज करता है कि इंटरव्यू होता क्या है। द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया के रोल को भी बताता है। एंड हाउ इंटेलेक्चुअल्स आर परसीव्ड बाय सोसाइटी, किस तरीके से ये जो है परसीव के माने अनुभव करना, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स को परसीव किया जाता है, किस तरीके से उनको समझा जाता है। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको लोग किस तरह समझते हैं, किस तरह से जानते हैं, इस कहानी में, इस स्टोरी में आपको मिलेगा। इसकी थीम है, किस बेस पर इसको लिखा गया है, ज्यादा छोटी सी थीम है, ज्यादा देखिए। द सेंट्रल थीम ऑफ द इंटरव्यू इज द सटायर ऑफ द मीडियास पोर्ट्रायल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड द वे दे आर ऑफन मिसरिप्रेजेंटेड। कहता है कि जो ये ऐसी कहानी है जिसमें वो ये बता रहा है, वो सटायर कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया पोर्ट्रायल्स, किस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं इंटेलेक्चुअल्स, एंड द वे दे आर ऑफन मिस रिप्रेजेंटेड, और अक्सर वो मिस रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं, अर्थात उनको गलत तरीके से शो कर दिया जाता है। और किसको कहता है, मीडियास पोर्ट्रायल, मीडियास पोर्ट्रायल। कहता है कि पोर्ट्रायल के पोर्ट्रेट से बना है पोर्ट्रायल, कि किस तरीके से इनको प्रस्तुत किया जाता है ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द वे दे आर ऑफन मिस रिप्रेजेंटेड, और किस तरीके से उनको मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और मिस अंडरस्टूड या उन्हें गलत समझ लिया जाता है। इट हाईलाइट्स द एब्सर्डिटी, ये बेतुकापन, एब्सर्डिटी के माने यहां पे बेतुकापन है, ये बेतुकापन को भी दिखाता है। ऑफ सर्टेन जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस,
ये जर्नलिस्टिक पैट्रिक्स के बेतुकेपन को भी दिखाता है कि कभी कभी ये बेतुकापन भी कर देते हैं। एंड द टेंशन बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स जेन्युइन आइडियाज, और उनके जेन्युइन आइडियाज के साथ ये जो है टेंशन पैदा कर देते हैं। एंड द सुपरफिशियल वे दे आर प्रेजेंटेड, और सुपरफिशियल वे से उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है? आर प्रेजेंट टू द पब्लिक। द स्टोरी ऑल्सो टचेज ऑन थीम ऑफ आइडेंटिटी। वो ये जो है सबसे ज्यादा जो टच करती है वो थीम ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की थीम पे बताती है, फेम, प्रसिद्धि पर। एंड दी कमोडिफिकेशन, और कमोडिफिकेशन के माने होता है व्यापारिक वस्तु बनाना। मतलब किस तरीके से जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या किसी मशहूर आदमी को लेकर आते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें व्यापारिक वस्तु बना देते हैं, व्यापार की चीज बना देते हैं। किसको? ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट इन द मीडिया। मीडिया में उनके जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं उनको व्यापारिक बना दिया जाता है। ये सारी चीजें इसमें शो की गई हैं, बहुत शानदार तरीके से इसने इसमें प्रस्तुत किया है। इस कहानी की समरी है, इसमें कहानी में जो समरी जो प्रस्तुत की जा रही है, इन द स्टोरी एन इंटरव्यूअर कंडक्ट्स अ कन्वर्सेशन विद अम्बर्टो इको। ये कहानी है कि इसमें इंटरव्यूअर जो है एक कंडक्ट करता है कन्वर्सेशन, एक बातचीत चलाता है विद अम्बर्टो इको, विद द इंटेंशन ऑफ डिस्कसिंग हिज वर्क, थॉट एंड व्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स। वो उसको इंटेंशन ऑफ डिस्कसिंग, और उस पर डिस्कस करता है। किस पे डिस्कस करता है? डिस्कसिंग हिज वर्क, उसके काम पर, थॉट्स, उसके विचार पर, एंड व्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स, और वेरियस टॉपिक्स पर बातचीत करता है, कई भिन्न टॉपिकों पर बात करता है। हाउएवर, चाहे जो भी हो, द कन्वर्सेशन क्विकली वीर्स इनटू एब्सर्डिटीज। देखिए, और अचानक जो वीर्स बदल जाता है, जो कन्वर्सेशन जो होता है वो अचानक वीर्स बदल जाता है इनटू द एब्सर्डिटी, बेतुकेपन में बदल जाता है, अर्थात अजीब बातों में बदल जाता है। द इंटरव्यूअर आस्क ट्रिवियल एंड इररिलेवेंट क्वेश्चन। ट्राइवियल, वो उससे ट्राइवियल, जो ट्राइवियल के माने होता है तुच्छ, एंड इररिलेवेंट क्वेश्चन, वो उससे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है। विच लीड्स इको टू बिकम इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड, और वो उसे फ्रस्ट्रेट कर देता है, उसे गुस्से में डाल देता है। ही ट्राइज टू गिव थॉटफुल, वो कोशिश करता है कि उसे एक विचारपूर्ण फिलोसफिकल आंसर दे, बट द इंटरव्यूअर्स सीम्स मोर इंटरेस्टेड इन सेंसेशनलाइजिंग। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो, जब इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो उसके सामने करता क्या है कि वो तो इंटेलेक्चुअल को कौन देखता है भाई, तो वो उससे ऐसा चाहता है, कुछ ऐसे उससे क्वेश्चन किए जाए जिससे वो क्या हो जाए कि वो इरिटेट हो जाए और वो सेंसेशन पैदा कर दे, है ना। जो लोग एकदम बिल्कुल ये हो जाए, अरे ऐसे हो गया। तो वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है, उससे वो इंटरव्यू लेता है, लेकिन अचानक ये जो है अपनी व्यापार को जो है फोर्स देने के लिए, लोगों के प्रति जो है मशहूर करने के लिए उससे कुछ अजीब क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन वैसे नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे भी आज भी आप भी देखिए कि बहुत से विचित्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि सामने वाला थोड़ा इरिटेट हो, और जब वो इरिटेट होगा तो कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो समाज में होगा, अरे उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ये नहीं सोचा जाता है, सामान्य पब्लिक जो है ये नहीं सोचती है कि किस तरीके से उसे ये बात कहलवाई गई है ना, उसको इरिटेट किया जाता है। तो वही चीज ये भी कहता है कि उससे इररिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं, और फिर क्या कहता है, विच लीड्स इको टू बिकम इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेट, जो उसे फ्रस्ट्रेट कर देता है। ही ट्राइज टू गिव थॉटफुल, वो कोशिश करता है कि वो उसे विचारपूर्ण फिलोसफिकल आंसर दे, बट द इंटरव्यूअर, लेकिन वो जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, सीम्स मोर इंटरेस्टेड इन सेंसेशनलाइजेशन, वो सेंसेशनलाइजेशन में जो है चौंकाने वाले, अतिशयोक्तिपूर्ण बनाने में वो जो है इंटरेस्टेड है। वो सोचता है कि इसको ऐसा सेंसेशनलाइज कर दिया जाए, है ना। इकोस आइडियाज रादर देन द अंडरस्टैंडिंग देम,
वो इकोस के आइडिया के अपेक्षा उनके अंडरस्टैंडिंग के प्रति कुछ अलग उससे आंसर चाहता है, तो उसको उससे वो परेशान हो जाता है। देखिए यही सबसे बड़ी चीज होती है इसमें। एट वन पॉइंट बात यहां तक समझ में आ गई कि इस कहानी का ये है कि ये जो राइटर है वो एक इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू लेने जाता है उससे, और इंटरव्यू लेते वक्त उससे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी होता है, लेकिन उससे इंटेलेक्चुअलिटी से तो काम चलने वाला नहीं है, उसको सेंसलाइजेशन चाहिए। तो वो करता क्या है कि उससे कुछ ऊट पटांग सवाल करता है, एब्सर्ड सवाल करता है, और जब एब्सर्ड सवाल करता है तो परेशान हो जाता है। पहले तो कोशिश करता है कि मैं इसको फिलोसफिकली इसको सही आंसर दूं, लेकिन ये रिजिड है कि नहीं, मुझे ये फिलोसफिकल वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो वो सेंसलाइजेशन वाला आंसर चाहिए, मुझे वो सेंसलाइजेशन वाला आंसर दो। तो ये इसकी जो है मैटेरियलिस्टिक थॉट है, इंटरव्यूअर के ये मैटेरियलिस्टिक थॉट है कि जब तक उसको जो है पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाला जवाब नहीं मिलेगा, तब तक ये इंटरव्यू लेके करेगा क्या, कौन इसके अखबार को पढ़ेगा, कौन इसके प्रोग्राम को देखेगा। तो ऐसी इस तरीके की चीज होती है और वही वो काम करता है। अब आगे देखिए, एट वन पॉइंट द इंटरव्यूअर इवन ट्राइज टू फोकस ऑन इकोस पर्सनल लाइफ, और फिर उसके बाद क्या करता है कि उसकी पर्सनल लाइफ पर वो फोकस करने लगता है, एंड क्वेश्चन हिम अबाउट हिज इंटरेस्ट एंड हॉबीज, और फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट और उसके हॉबीज पे क्वेश्चन करने लगता है, व्हाइल कंप्लीटली इग्नोरिंग द डेप्थ ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल वर्क। अब क्या होता है कि जो उसने काम किया है, भाई ऐसा नहीं है कि किसी आदमी की पर्सनल लाइफ अगर बहुत अच्छी नहीं है तो उसका काम भी अच्छा ना हो, भाई उसकी पर्सनल लाइफ जो हो वो बहुत खराब हो सकती है, लेकिन उसने जब उन्हीं खराब कामों से जब उसको एक्सपीरियंस मिला तो पता ये लगा कि उसने बहुत अच्छे काम कर दिए, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ पे हमला करता है। हालांकि वो जो उसने काम किया है, जो इंटेलेक्चुअल काम है उसके, जो समाज के लिए उसने काम किया, अब उस पर वो क्वेश्चन नहीं करता है। वो करता क्या है, इंटेलेक्चुअल वर्क। द एब्सर्डिटी ऑफ द इंटरव्यू ग्रोज एज इकोज रियलाइजेज दैट द मीडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज पर्सोना एंड इमेज देन हिज एक्चुअल थॉट। कहता है ना कि वो समझ जाता है, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो इको समझ जाता है कि देखिए ये दुनिया जो है ना, ये मेरे काम पर नहीं ध्यान दे रही है कि मैंने काम क्या किया है, मैंने समाज को क्या चीज दी है, वो इस पे नहीं, बल्कि वो उसके पर्सोना यानी में वो उसकी पर्सनल इमेज पे ध्यान दे रहे हैं कि वो कैसा आदमी है, उसने क्या कहा, कैसे कहा। आज भी यही चीजें चलती है। मीडिया के लोग क्या करते हैं, पर्सनल बातों को लाते हैं, उनके काम को नहीं देखते हैं कि उसने कौन सा काम किया है, किसके लिए काम कर रहा है, वो उसको नहीं शूट किया जाता है, उसके पर्सनल थॉट पर, उसके जो है पर्सोना पर हमला किया जाता है ताकि वो इरिटेट हो जाए, और इरिटेट होकर कुछ ऐसी बातें कर दे जो सेंसलाइजेशन पैदा कर दे और जो है लोगों में वावेला मच जाए उसका। तो वो यही कह रहा है, उसको समझ देता जाता है कि मीडिया जो है इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज पर्सोना, वो उसके पर्सनल मैटर में वह है, एंड इमेज देन हिज एक्चुअल थॉट्स, उसके थॉट्स पर कोई नहीं देखता है। डिस्पाइट हिज फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन के बावजूद इको मेंटेन्स अ पोलाइट डिमेनर। वो क्या करता है कि वो जो है डिस्पाइट हिज फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट तो होता है लेकिन वो इको मेंटेन करता है द पोलाइट डिमेनर। डिमेनर के माने होता है यहां पर जो ये है चाल ढाल, अपने जो है ना व्यवहारिक पोलाइट डिमेनर, अपने पोलाइट मतलब कि जो है अपने जो है विनम्र विचार को प्रस्तुत करता है, अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ता है। उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं लेकिन वो अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ता है, अपनी विनम्र चाल ढाल को नहीं छोड़ता है। डिमेनर के माने होता है चाल ढाल या व्यवहार, अपने जो पोलाइट व्यवहार को नहीं छोड़ता है, विनम्र व्यवहार को नहीं छोड़ता है। प्लेइंग अलोंग विद द रिडिकुलस क्वेश्चन, हालांकि उससे रिडिकुलस क्वेश्चन किए जाते हैं, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन किए जाते हैं, हास्यास्पद क्वेश्चन किए जाते हैं, रिडिकुलस के माने हास्यास्पद क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो है क्या कहते हैं, वो अपनी जो है व्यवहार को नहीं छोड़ता है, अपने कौन से पोलाइट व्यवहार को नहीं छोड़ता है। आगे देखिए, इन द एंड द स्टोरी लीव्स द रीडर विद अ सटायरिकल
कमेंट्री, और उसके ऊपर एक सटायरिकल कमेंट्री, एक व्यंग्यात्मक वर्णन देता है ऑन हाउ द मीडिया ऑफन ट्राइवियलाइजेस इंटेलेक्चुअल, और उसमें बताता है कि देखिए ट्राइवियलाइज कैसे जो है ट्राइवियलाइज कर देता है इंटेलेक्चुअल, मतलब कि कैसे अच्छे लोगों को महत्वहीन बना देता है। ट्राइवियलाइज माने तुच्छ बना देना या महत्वहीन बना देना। वो यही कहता है कि देखिए इसी तरीके से आज समाज में इंटरव्यू लिए जाते हैं जिससे एक इंटेलेक्चुअल आदमी को ट्राइवियलाइज कर दिया जाता है, महत्वहीन बना दिया जाता है, उसको तुच्छ बनाकर शो कर दिया जाता है। वर्क एंड रिड्यूसेस इट टू साउंड बाइट्स फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, और वो क्या कह देता है साउंड बाइट, और उसे क्या कहता है जो उसे प्रभावी ये बना देता है साउंड बाइट्स। साउंड बाइट्स माने जो है ऐसा संक्षिप्त और प्रभावी पार्ट है ना, साउंड बाइट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन, और पब्लिक कंजम्पशन के पब्लिक कंज्यूम करने के लिए, पब्लिक के लिए यूज के लिए उसे एक जो है बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावी उद्धरण बना देता है कि देखिए किस तरीके से हमने जो है इन लोगों से इंटरव्यू लिया है और क्या इनके साथ किया गया है, ये सारी चीजें में कहता है। चलिए आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं गोइंग प्लेसेस, ये आपका आखिरी चैप्टर है और इसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ये देखिए A.R. बार्टन इज एन इंडियन ऑथर है, नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज ऑफन फोकसिंग ऑन द लाइव्स एंड स्ट्रगल फॉर रूरल कम्युनिटीज। हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर के बारे में ज्यादा बात करता है, एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ये जो सामाजिक और जो है जो ये है जो सोशल और सामाजिक जो चीजें हैं, लोग हैं, उनके बारे में ये वर्णन करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कहानी देख लीजिए, कहानी का इंट्रोडक्शन क्या है। गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट एक्सप्लोर, वर्णन करता है ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ यूथ। इसमें ड्रीम्स जो यूथ के जो ड्रीम्स हैं और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशन माने महत्वाकांक्षाएं, उसको ये शो करता है। इसमें दिखाया गया है कि ये जो यंग्स हैं इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, ये किस तरीके से इसको शो करना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को कहां लेके जाते हैं, एज वेल एज द रियलाइजेशन दैट नॉट ऑल ड्रीम्स कैन बी फुलफिल्ड, और ये भी एक रियलाइजेशन देता है कि जितने भी आपके स्वप्न, वो सारे स्वप्न फुलफिल नहीं होंगे, अर्थात आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, ये भी बताता है। द स्टोरी फॉलोज टू यंग गर्ल्स, इसमें दो नौजवान लड़कियों की कहानी है, सोफी एंड जेनिसी। इसमें सोफी और जेनिसी दो लड़कियां हैं हु लिव्स इन अ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास में नेबरहुड अपने पड़ोस में रहती हैं। सोफी वन ऑफ द गर्ल हैज अ बिग ड्रीम, सोफी जो है एक उसके बड़े स्वप्न हैं ना, ड्रीम्स ऑफ ए ग्लैमरस फ्यूचर, वो चाहते हैं कि उसका एक ग्लैमरस जीवन हो, है ना, बहुत शानदार जीवन हो फ्यूचर। वाइल जेनीज इज मोर प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड, वो जो है एक जमीनी औरत है, लड़की है कि भाई जो हमारे सामने है इसी को हमको देखना है, वो सच्चाई को जानना चाहती है, ये ग्लैमरस को पसंद करती है और वो सच्चाई पे डिपेंड है। ये दो लड़कियों की कहानी है। थ्रू देयर कन्वर्सेशन एंड सोफीज फैंटेसीज द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन द यूथफुल इमेजिनेशन एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। देखिए इनकी बातचीत है, ये दो लोग हैं, सोफी है और जेनिसी है, इन दोनों के बीच बातचीत होती है, और जो है ये जिस तरीके से ये लोग बातचीत करती हैं कि इनकी इच्छाएं क्या है, इनकी फैंटेसीज क्या है। देखिए फैंटेसीज के कई माने होता है, यहाँ पे फैंटेसीज के माने होता है कल्पनाशील, एक आदमी कल्पना में डूबा हुआ है कि मेरा जीवन ऐसा होगा, मेरा जीवन वैसा होगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मेरे पास पैसों का जो है अंबार होगा, वो है मेरे पास सोने चांदी के जो है आभूषण होंगे, जेवर होंगे, वो सोचता है। तो इसी तरीके से जेनीज और सोफीज भी सोचती हैं। जेनीज जो है मोर प्रैक्टिकल है, ये ध्यान दीजिएगा, जेनीज जो है मोर प्रैक्टिकल है और ये जमीनी लड़की है, वो रियलिटी को मानने वाली है, रियलिटी को देखती है, और उन्हीं के द्वारा ये इस बात को किया जाता है कि वो जो है किस तरीके से वो अपनी कल्पनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं या बताते हैं और किस तरह वो नाकाम होते हैं। और
कैसे जो है डिफरेंट बिटवीन फुल इमेजिनेशन एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो उनकी हार्श कठोर जीवन के जो वास्तविकताओं को इसमें बताया गया है कि जीवन कितना कठिन है, कितनी कठिनाई से हम जीवन को व्यतीत करते हैं, ये इसमें बताया गया है इस कहानी में। इसकी थीम जो है, मेन थीम ऑफ द गोइंग प्लेसेस इज द कंट्रास्ट बिटवीन द ड्रीम एंड रियलिटी। ये दो चीजों के बीच में है कि एक कंट्रास्ट है किसमें, बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। एक स्वप्न होता है और एक रियलिटी होती है, इसके बीच में कंट्रास्ट पैदा किया गया है ना। कि क्या चीज है, द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ यंग पीपुल, ये स्टोरी शो करती है, हाईलाइट करती है कि किस तरीके से नौजवान लोग फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड होप, कैसे ये कल्पनाओं से और आशाओं से भरे हुए हैं। ऑफन इन विजन, ऑफन इन विजन, ये अक्सर जो है कल्पना करते हैं, पूरा अनुमान लगाते हैं। इन विजन के माने कल्पना करना, अ फ्यूचर दैट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ, किस तरीके से उनकी जिंदगी की हकीकत से ये एक अलग होगा, किस तरीके से उनकी जिंदगी जो होगी वो एक अलग तरीके से होगी, वो इसके बारे में सोचते हैं। इट ऑल्सो टचेस ऑन द थीम ऑफ सोशल क्लास, ये सामाजिक क्लास की थीम को भी शो करता है। एंड हाउ इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटीज, और ये बताता है कि सोशल क्लास में किस तरीके से उनकी अपॉर्चुनिटीज को लिमिटाइज कर देता है, किस तरीके से वो रोक देता है। अवेलेबल टू पीपुल स्पेशली दोज फ्रॉम वर्किंग क्लास, किस तरीके से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं ना, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज को ये कैसे घटा देता है। जो भाई वर्किंग क्लास है, उनके पास टाइम नहीं है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो ऊंची जगहों पे पहुंच सके या अच्छे कार्य कर सके। द स्टोरी पोर्ट्रेस हाउ सोशल कंस्टेंट कैन शेप इंडिविजुअल्स, सोशल कंस्टेंट्स ये बताता है कि किस तरीके से ये जो सामाजिक विचार है, कैन शेप इंडिविजुअल्स, किस तरीके से ये उनको जो है सोशल सामाजिक जो है कहां में चला गया। द स्टोरी पोर्ट्रेज हाउ सोशल कंस्टेंट्स कैन शेप इंडिविजुअल्स फ्यूचर्स एंड फोर्स देम टू फेस देयर लिमिटेशन, और किस तरीके से ये जो सामाजिक उनकी ये है एक स्तर है, वो ये कहता है कि किस तरीके से वो उनका जो इंडिविजुअल्स फ्यूचर, कैसे उनका व्यक्तिगत जो फ्यूचर है, एंड फोर्स देम टू फेस देयर लिमिटेशन, वो किस तरीके से उनको जो है फोर्स कर देता है कि अपने लिमिटेशन को देखिए, अपनी लिमिट को देखिए। आगे देखिए, ये जो कहानी है, द स्टोरी बिगिंस विद सोफी एंड जेनिस, कहानी किससे शुरू होती है, सोफीज और जेनी से शुरू होती है। टू गर्ल्स फ्रॉम अ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास की लड़कियां हैं उनसे होती है, वर्किंग क्लास फैमिली है। टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स, वो लोग अपने स्वप्न के बारे में बात करते हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सोफी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फेमस फैशन डिजाइनर, सोफी जो है एक फेमस फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, और एन एक्ट्रेस, या वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। वाइल जेनीज इज मोर रियलिस्टिक, जबकि जेनीज रियलिस्टिक है एंड बिलीव्स दैट सोफी शुड फोकस ऑन मोर प्रैक्टिकल जॉब्स, कहते हैं कि देखो सोफी को ये चाहिए कि प्रैक्टिकल जॉब्स, यानी कि जो होने वाला हो उस पे काम करना चाहिए। सोफीज फादर इज अ फैक्ट्री वर्कर, सोफी के जो है जो बहुत ऊंचे ख्वाब देखती है, उसके फादर एक फैक्ट्री वर्कर है। एंड हर फैमिली स्ट्रगल विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और उसकी जो फैमिली है वो जो फाइनेंशियल जो है डिफिकल्टीज में भी घिरी हुई है, अर्थात उनके पास बहुत पैसे नहीं है, वो बहुत परेशान है, उनका खर्च बर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन वन डे सोफी टेल्स जेनिस दैट शी मेट अ बॉय, अब वो बताती है कि वो एक लड़के से मिलती है, नेम डैनी कैजी, वो डैनी कैजी से मिलती है। अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, वो फेमस फुटबॉल प्लेयर है, हु प्रॉमिस्ड हर अ फ्यूचर टुगेदर, और वो कहता है कि मैं फ्यूचर में आगे आने वाले समय में हम लोग साथ होंगे। जेनीज इज स्केप्टिकल, जेनीज जो है स्केप्टिकल है, संशयपूर्ण। स्केप्टिकल के माने होता है जो ना देखिए कई अर्थ होता है, इसके माने अविश्वास, यानी कि उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। एंड डज नॉट बिलीव हर, और उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। बट सोफी इंसिस्ट दैट डैनी विल कम बैक फॉर हर, लेकिन वो कहती है, सोफी उसके ऊपर जोर डालती है कि नहीं, डैनी विल कम बैक, वो वापस आएगा फॉर हर। सोफीज ड्रीम्स बिकम मोर एलाबोरेट,
और सोफी के जो है ड्रीम्स और बढ़ते जा रहे हैं कि वो आएगा तो मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। उसके ड्रीम्स और बढ़ते जा रहे हैं। एंड सी इमेजिन्स हर सेल्फ लिविंग अ ग्लैमरस लाइफ, और वो इमेजिन करती है कि वो एक शानदार जिंदगी जी रही है इन अ बिग हाउस विद डैनी कैजी। वो डैनी कैजी के साथ एक बड़े घर में रह रही है। हाउएवर सोफीज ड्रीम्स स्टार्ट टू क्लैश, और क्या होता है, टकराव, संघर्ष में बदल जाता है। जो उसके ड्रीम्स होते हैं सोफी के, वो संघर्ष में बदल जाते हैं, क्लैश में बदल जाते हैं विद द रियलिटी ऑफ हर लाइफ। उसकी जिंदगी की वास्तविकता से वो अड़ जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी शी फेसेस द ट्रूथ दैट हर फैंटेसीज आर अनलाइकली टू कम ट्रू, कि उसकी जो फैंटेसीज हैं, जो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, वो जो है क्या है कि अनलाइकली टू कम ट्रू, कि वो किस तरीके से जो है अनट्रू हो जाएंगे, अर्थात जो है अनलाइकली टू कम ट्रू, वो कैसे वो सच्चे होंगे। वो इस बात को समझ पाती है कि मेरे जो ये स्वप्न थे वो किस प्रकार से पूर्ण होंगे। तो ये आपके प्रोज की पूरी कहानी थी, आपने देख लिया है। आगे हम जो है पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज इस कहानी को पढ़िए, समझिए। ये बहुत कम समय में आप इसको रिपीट कर लेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जहां पे भी नहीं समझ में आता है वहां पे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।